हेलो दोस्तों, तो मैं आकाश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 की यूनिट सेकंड के बारे में। और ये हमारी एक वन शॉट वीडियो रहेगी, मतलब इस एक ही वीडियो में हम पूरी की पूरी यूनिट को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो इसके अंदर टोटल हमारे पास 3 चैप्टर आते हैं। पहला हमारे पास आता है फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, सेकंड हमारे पास आता है पाउडर एंड थर्ड हमारे पास आता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब आपको बताया कि ये रहेगी हमारी क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब सिंपली क्या है कि जो हमारे इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उनको हम यहाँ पे क्वेश्चन वाइज कवर करेंगे और आपको सारा का सारा सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो अब अगर सिंपली बात करें हम इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो देखो इस पूरी यूनिट में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन वेरियस सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक, जो इस वीडियो के लास्ट में हमारा कवर किया गया है। अब देखो ये हमारा जितना इंपॉर्टेंट है उतना सिंपल भी है, तो इसको तो आप जरूर जाके देख लेना। देन हमारा नेक्स्ट आता है डिफाइन द टर्म पाउडर। तो देखो पाउडर के ऊपर तो मेनली क्वेश्चन हमारा आता ही आता है। अब यहाँ पे पाउडर में 2-3 तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे एक पाउडर को जब आप क्लासीफाई करोगे, जैसे हमारा आएगा डायरेक्टली क्लासीफाई पाउडर, तो जब क्लासीफाई करोगे तो आपका ये बल्क और डिवाइडेड में आएगा, तो इनका डिफरेंस हमारा पूछ लेगा। अब जब इनके अंदर यानी कि जब आप डिवाइडेड के अंदर जाओगे तो आपका सिंपल एंड कंपाउंड पाउडर आएगा और इनके अंदर का भी डिफरेंस हमारा पूछ लिया जाता है। देन हमारे जो बल्क के अंदर हमारे पाउडर्स आते हैं जैसे डस्टिंग पाउडर, रेफरेंस, तो उनके बारे में भी 1-2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये हो गया हमारा पाउडर के बारे में। देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पे बनता है राइटर न्यूटन फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन। तो ये हमारे कुछ अंडररेटेड क्वेश्चन है जिसपे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते और एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे इंपिरिकल और मैट्रिक सिस्टम के बारे में। तो इसमें समझने वाला ज्यादा नहीं है, आपको याद ही मोस्टली करना पड़ेगा। देन हमारा इसी कैलकुलेशन वाले पार्ट से कनेक्टेड क्वेश्चन आता है डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड राइट मेथड ऑफ एडजस्टिंग इट। तो ये इनऑर्गेनिक के अंदर सेम एज इट हमारा क्वेश्चन है और आपने अगर वहां अच्छे से कर लिया होगा तो आपका ये क्वेश्चन यहां भी अच्छे से हो जाएगा। बाकी ट्राई करो, आप किसी भी एक जगह करोगे दोनों जगह आपका काम आ जाएगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आता है डिफाइन लिक्विड डोजेस फॉर्म। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म के अंदर मेनली उसके एडवांटेज हो गए, बाकी इसी से कनेक्टेड हमारा सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक वाला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो ये हमारा इस वाले पार्ट से आ जाता है। देन यहाँ पे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे एफरवेसेंट पाउडर हो गया, हाइग्रोस्कोपिक हो गया, यूटेक्टिक हो गया। अब इनकी खासियत क्या होती है कि ये मिलकर हमारे 5 या 7 नंबर में आ जाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको कवर भी किया है और 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग कवर किया है। तो 2 में भी हो जाएगा और 2-3 मिला के आपका 7 या 5 नंबर में भी हो जाएगा। बाकी ज्योमेट्रिक डायल्यूशन इंपॉर्टेंट है, ये सारा ही हमने कवर किया है। बाकी इसमें हमारे आते हैं एलिगेशन मेथड और प्रूफ स्प्लिट। तो जो एलिगेशन मेथड है इसके अंदर से एक न्यूमेरिकल आपका पक्का है। तो इस वीडियो के एंड में हम क्या करेंगे, इन न्यूमेरिकल के बारे में भी बात करेंगे, बिल्कुल एंड में आपको मिल जाएगा पार्ट। तो अगर आप ट्राई करना कि समझ लो अच्छे से, क्योंकि एक न्यूमेरिकल आता है, अगर आप समझ गए तो भाई ये मार्क्स आपका जो 5-7 नंबर का होगा ये आपका पक्का हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक एक करके इनके क्वेश्चन के बारे में बात करें। तो सबसे पहले हमारा आता है पाउडर। तो देखो पाउडर के बारे में सिंपली क्या आएगा, डिफाइन द टर्म पाउडर, और इसको क्लासीफाई हमको करना होगा। तो आपने पाउडर तो देखा होगा, नहीं देखा चलिए कोई बात नहीं, सिंपली यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे नॉर्मली होते हैं पाउडर, और नॉर्मली आप इनका इस्तेमाल करते हो जैसे आप लगाने के लिए, नहाने के बाद इसको लगाते हैं। एक तो खुशबू भी अच्छी आती है और एकदम मतलब अच्छा लगता है, पूरा फ्रेशनेस वगैरह हो जाता है। तो ये तो हमारा लगाने वाला पाउडर है। लेकिन जो हमारे पाउडर डोजेस फॉर्म होते हैं ना, वो बेसिकली क्या होते हैं, डोजेस फॉर्म के बारे में आपको बताया कि ये हमारे वो एक तरह से मेडिसिन वगैरह होंगी जिनका हम इस्तेमाल करते हैं अपनी किसी तरह की बीमारी में या कुछ ट्रीट करने के लिए। तो देखो नॉर्मली हमने यूनिट फर्स्ट में ही अपने डोजेस फॉर्म में क्या पढ़ा था कि जैसे कोई भी हमारे पास कोई ड्रग होगा, तो ड्रग हमारे पास क्या होगा, मेन एपीआई होगा जो हमारी बॉडी में जाके हमको असर दिखाएगा, हमको ठीक करेगा। लेकिन उसको हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लेते, हम क्या करेंगे कि उसके साथ हम यहाँ पे कोई एक्सिपिएंट वगैरह मिलाते हैं। अब एक्सिपिएंट में डाइल्यूएंट हो गए, कोई एजेंट हो गए, फ्लेवरिंग स्वीटनिंग एजेंट हो गए। अब साथ में हमारा सॉल्वेंट होता है, यानी कि आपको पता है सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में घोलते हैं। तो जब ये पूरा मिल जाता है तब जाके हमारी फाइनली एक मेडिसिन तैयार होती है, और उसी मेडिसिन को हम डायरेक्टली यानी कि जब वो बॉडी पे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाती है उसको हम मेडिसिन बोलते हैं। अब इसी को हम यहाँ पे डोजेस फॉर्म बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, सॉल्वेंट यूज कर रहे थे सॉल्यूट को, यानी कि कम वाले ड्रग को डिजोल्व करने के लिए। अब ये सॉल्वेंट अगर हमारा सॉलिड है, यानी कि कोई सॉलिड में ही हम सॉलिड मेनली मिला रहे हैं, डाइल्यूएंट वगैरह मिला रहे हैं, तो वो हमारा कहलाता है सॉलिड डोजेस फॉर्म। ठीक है, अब उसमें हम अगर लिक्विड मिलाते हैं, यानी कि जैसे हमने पानी मिला दिया एज अ सॉल्वेंट की तरह या अल्कोहल मिला दिया, तो वो हमारा कहलाता है लिक्विड डोजेस फॉर्म। और अगर वहां पे हम कोई पेस्ट टाइप मिला देते हैं, सेमी सॉलिड मिला देते हैं, तो वो हमारा कहलाता है सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म। तो इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब यहीं पे हमारी बारी आती है, अगर पाउडर के बारे में देखें तो पाउडर में क्या है, देखो एक सिंपल हमारा पाउडर है, तो जो हमारा ड्रग होता है मेन एपीआई वो भी हमारा पाउडर फॉर्म में होगा। अब इसमें साथ में कुछ डाइल्यूएंट वगैरह, कुछ एजेंट वगैरह मिलाए जाएंगे और ये ओवरऑल भी हमारा एक पाउडर फॉर्म में रहता है। तो जब पाउडर है तो पाउडर एक हमारा सॉलिड होता है, तो इस वजह से जो हमारा पाउडर है वो मेनली हमारा क्या एक सॉलिड डोजेस फॉर्म हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पे इसी तरह डिफाइन करेंगे कि फार्मास्यूटिकल पाउडर इज अ सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ मेडिसामेट। अब देखो मेडिसामेट लिखना पड़ेगा क्योंकि जब बारी आएगी डोजेस फॉर्म के बारे में तो वो हमारी एक दवाई बन चुकी है, मेडिसिन, यानी कि जिसको हम अपनी बॉडी पे डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फार्मास्यूटिकल पाउडर क्या है, एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है मेडिसामेट का, यानी कि दवाई का, जिसको हम अपने इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इसको हम बॉडी के अंदर, यानी कि डायरेक्टली ये बॉडी में खाया भी जाता है, जैसे नॉर्मली आपने देखा होगा
जो वैद वगैरह के पास कभी जाओगे ना, तो वो इस तरह छोटी छोटी पुड़ियों में इस तरह के पाउडर बना के और ऐसे पैक करके आपको पूरा दे देते हैं। अब इस पाउडर में क्या करते हैं कि ये 2 पुड़ी सुबह शाम लेनी है, तो आप इसको ओपन करोगे और इसके अंदर जो भी पाउडर होगा उसको ऐसे चुटकी मार के पानी के साथ खा जाओगे या दूध के साथ, किसी के साथ भी। तो ये हमारे क्या होते हैं इंटरनल। अब कहीं पे अगर चोट लगती है, कभी कभी जहाँ पे जलन या कुछ भी हो गया, तो हम पाउडर लगा देते हैं और वो करेगा। जैसे पीठ पे कभी घमोरियां हो जाती हैं या इरिटेशन होती है, तब हम क्या करते हैं, ये पाउडर ही तो लगाया जाता है और ये पाउडर क्या करेगा, उसको जाके ठीक करेगा। तो ये हो गया एक्सटर्नल यूज, यानी कि हमने बॉडी में अंदर इसको खाया नहीं है, जबकि ऊपर बॉडी के अप्लाई कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल यूज। तो जो पाउडर है हमारा दोनों तरह के यूज के लिए बनाया जाता है। बाकी पाउडर को अगर और डिफाइन करें तो ये क्या होता है, मिक्सचर ऑफ फाइनली डिवाइडेड, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ज्यादा बारीक होता है, बहुत ज्यादा पतला होता है, यानी कि आप पकड़ के देखो देखो बिल्कुल ज्यादा क्या है हमारा पतला हो जाता है। तो ये हमारा क्या फाइनली डिवाइडेड ड्रग पार्टिकल होता है। अब यहाँ पे ड्रग और केमिकल, जो मैंने आपको बोला कि मेन हमारा एपीआई और कुछ एक्सिपिएंट मिलकर हमारे पाउडर फॉर्म को पूरा बनाएंगे, तो वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो देखो इसको हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। बाकी ये हमारे सॉलिड डोजेस फॉर्म है, तो ये काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, हमारा लिक्विड वगैरह अगर मिल जाता है तो भाई लिक्विड क्या करेगा, हमारे मॉइस्चर को खींचेगा, मतलब मॉइस्चर तो हो ही गया, तो वो माइक्रो वगैरह को खींच के हमारे इसको स्टेबिलिटी को कम कर सकता है। लेकिन जब टोटल हमारा सॉलिड है तो भाई स्टेबिलिटी हमारी काफी अच्छी रहती है। बाकी इसको हैंडल और स्टोर करना काफी आसान होता है, फैलने फूलने का ऐसा कोई झंझट होता ही नहीं है। फिर डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल को बहुत ज्यादा बारीक करना पड़ता है, यानी कि उसको ग्राइंड करना पड़ेगा, छोटा पतला करना पड़ेगा। अब इसमें हम कुछ ज्यादा ऐड नहीं कर सकते क्योंकि भाई सॉलिड है, तो इसका जो टेस्ट है ना वो हमारा अनप्लीजेंट रहता है और बिटर रहता है। यानी कि अगर आप इसको टेस्ट करोगे, अब नॉर्मल टैबलेट बनाई कैप्सूल वो पूरा कर दिया, लेकिन पाउडर तो वही पाउडर है, तो उसका टेस्ट काफी ज्यादा कड़वा आपको लग सकता है। अब इसके बाद क्या है कि अगर ये कहीं पे ओपन रह गया तो भाई एटमॉस्फेयर, यानी कि आपको बताइए ओपन है, तो अगर कोई भी मॉइस्चर की बूंदें होंगी तो वो इस पे आगे इजीली अटैक कर सकती हैं, और जैसे ही पानी वगैरह मिला ये पाउडर हमारा खराब हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर कंडीशन में ये हमारा खराब भी हो सकता है। तो ये कुछ छोटा मोटा इंट्रो है जो आप लिख के आ जाना जब भी पाउडर के बारे में आएगा। देखो ये कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कंपलसरी है, आपको लिख के आनी है, चाहे पूछा जाए या ना पूछा जाए। चाहे पाउडर की क्लासिफिकेशन ही आई हो, चाहे पाउडर का कोई और टर्म आया हो, सिंपल कंपाउंड आया हो, तब भी आपको पाउडर की डेफिनेशन लिख के आनी पड़ेगी। आप ऐसे लिखोगे, इंप्रेशन अच्छा जाएगा और टीचर आपको मार्क्स अच्छे देंगे, ठीक है। तो ये तो आपको एटलीस्ट डेफिनेशन तो आपको लिख के आनी पड़ेगी। देन हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर, यानी कि पाउडर को कैसे क्लासिफाई करोगे। अब पाउडर को हम यहाँ पे 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हमारा होगा डिवाइडेड पाउडर और एक हमारा होता है बल्क पाउडर। अब बल्क तो आप लोग जानते होंगे, जैसे झुंड में होता है, कहते हैं ना बल्क में ले आओ कोई सामान, यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में। तो जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैं बिना कुछ क्वांटिटी के यहाँ पे पाउडर भर दूं और ज्यादा भर दूं, तो ये मेरा क्या है, बल्क में कहला रहा है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में आपको पाउडर दिख रहा होगा और इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, यानी कि कितना है 1 2 आप इसको गिन नहीं सकते। तो ये हमारा कहलाता है बल्क पाउडर। यहाँ पे जो हमारा पाउडर है वो थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी में होगा और उसको हम यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना क्या है, वो नॉर्मली किलो के भाव होगा। जैसे मान लो 1 किलो ये है तो ज्यादा मात्रा में है, तो ये हमारा कहलाता है बल्क पाउडर, यानी कि ये थोड़ा ज्यादा होता है, ये बड़े बड़े पैकेट में प्रेजेंट होता है। अब क्या करना है कि जैसे मान लो हमारा जो पाउडर है वो थोड़ा पोटेंट है और हमें एक लिमिटेड अमाउंट चाहिए। अब जैसे मान लो ये बल्क में है, अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई उसको पाउडर मतलब पाउडर डोज फॉर्म दे दो, तो आप क्या करोगे, इसमें से सारा तो नहीं, आप कहोगे 10 mg आपको सुबह शाम लेना है, ठीक है। आपने मारा उसको बोला कि भाई आपको क्या करना है कि 10 mg सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेना है। तो अब क्या करेगा वो, भाई नापेगा, कैलकुलेट करेगा कैसे, उसके पास तो मशीन नहीं है। तो आपने क्या किया कि इसी बड़े वाले पाउडर को 3 पैकेट में डाल दिया, यानी कि एक पैकेट 10 mg का बनाया, फिर दूसरा 10 mg का, तीसरा 10 mg का। तो आपने क्या किया कि इस पाउडर को बराबर मात्रा में 3 जगह आपने इस तरह के पैकेट छोटे छोटे बना दिए। तो अब ये जो हमारा पाउडर है ये हो जाएगा डिवाइडेड पाउडर में, यानी कि यहाँ पे आपने क्या किया कि इस पाउडर को एक फिक्स अमाउंट करके आपने इसको एक पैकेट में बंद कर दिया, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डिवाइडेड पाउडर। यानी कि यहाँ पे हम पाउडर को गिन सकते हैं। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई एक पाउडर सुबह लेना है, एक शाम को लेना है, एक दोपहर में लेना है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि पाउडर की 3 क्वांटिटी आपने फिक्स कर दी और आप इसका आप यूज कर सकते हो। तो जो ऐसे पाउडर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, डिवाइडेड पाउडर बोलते हैं। अब ये आगे के जो डिवाइडेड पाउडर है फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे सिंपल पाउडर और कंपाउंड पाउडर। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि हमारा कोई भी बल्क पाउडर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये मतलब एक झुंड में पूरा नॉर्मल है। अब अगर हम ये क्या करें कि छोटे छोटे पैकेट बना दें और इन पैकेटों में एक फिक्स अमाउंट, मान लो 15 mg जहाँ पाउडर है या 10 mg पाउडर है, तो इस तरह के जो छोटे छोटे पाउडर बन जाते हैं इसको हम डिवाइडेड पाउडर बोलते हैं। अब जैसे नॉर्मली आप लोग जो मतलब पीठ पे लगाने के लिए नहाने के बाद एक पाउडर लाते हो बड़े मात्रा में, तो वो बल्क पाउडर हो गया। लेकिन वहीं छोटे छोटे जैसे इनो के पैकेट होते हैं, तो इनो में भी एक पाउडर जैसा होता है, तो उसको यूज करते हैं, तो वो हमारा डिवाइडेड पाउडर हो गया। तो इस तरह बल्क और डिवाइडेड का आपको रियल लाइफ एग्जांपल भी समझ आ गया होगा।
तो डिवाइडेड पाउडर को मैंने आपको बता दिया कि दीज आर यूनिट डोजेस फॉर्म, यानी कि आप इसको काउंट कर सकते हो कैसे क्या है नॉर्मली, और ये पैक्ड होती हैं। अब ये दो टाइप्स की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। अब आप याद रखना कि इनका डिफरेंस भी आता है, यानी कि बिल्कुल एंड में आप देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड, तो ये मान लो यही वाला क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो रहा है, तो जब भी आएगा आपको यही एक इस तरफ लिख देना है, एक इस तरफ लिख देना है, आपका काम हो जाएगा। तो सिंपल पाउडर के बारे में बात करें तो दीज आर दोज टाइप ऑफ पाउडर विच कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट विच आर पैक्ड इन अ फोल्डेड पेपर, यानी कि मान लो हमने इस तरह के जब पैकेट बनाए अपने पाउडर के, तो इन पैकेट में क्या होगा कि केवल एक इंग्रेडिएंट हमारा प्रेजेंट होगा, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पाउडर बोलते हैं। यानी कि जैसे मान लो हमारे पास एस्प्रिन है, फिर हमारे पास पैरासीटामोल है, हमारे पास ओमिप्राजोल है, हमारे पास ओंडासाइटोन है, जिनके बहुत सारे ड्रग्स होते हैं। तो अगर हम क्या करें कि ये हमारे जो पाउडर है इसमें केवल एक तरीके का होगा, यानी कि मान लो यहाँ एस्प्रिन है, तो सब जब ये एस्प्रिन का होगा तो उसको हम यहाँ पे सिंपल, देखो नाम से क्या समझ आ रहा है कि ये सिंपल पाउडर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बाकी ये जो हमारा होगा इसमें लेस देन 100 mg, यानी कि यहाँ पे जो मेनली पैकेज होती है वो 100 mg से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 mg से कम तो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा पाउडर, 1 ग्राम पाउडर में कितना ही आएगा। तो यहाँ 100 mg से लगभग ज़्यादा ही हमारे पैक किए जाते हैं, इससे होता रहे। तो छोटे छोटे स्मॉल प्लास्टिक के बैग होते हैं, उनमें इसको हम पैक करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एस्प्रिन। तो देखो जब भी आप लिखो कोई भी एग्जाम्पल फार्मास्यूटिक्स के अंदर, ट्राई करो कि आप इस वाले बॉक्स के डिजाइन में लिखो, क्योंकि यही आपका वैलिड रहेगा और ये आपका सही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए एस्प्रिन हो गया तो RX डाल दो और एस्प्रिन डाल दो और 300 mg हो गया और लिख दो मेक पाउडर, तो ये आपका हो जाएगा एक्चुअल में अब राइट। तो सिंपल का मतलब समझ गए कि केवल एक तरीके का पाउडर होगा, और इस तरह आप इसको एग्जांपल में एस्प्रिन डाल दोगे। अब थोड़ा आप यहाँ लिख दोगे प्रोसीजर। तो सिंपल क्या है कि पाउडर द एस्प्रिन, अगर एस्प्रिन हमारा थोड़ा बड़े उसमें है तो पहले उसको ग्राइंड करके हम उसको छोटे छोटे यानी कि पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, वेट एक्यूरेटली रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ एस्प्रिन। अब जितना हमको चाहिए उतना हम उसको वेट करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। नाउ वेट 300 mg ऑफ एस्प्रिन फॉर ईच रैप। हमने मेल ऐप किया, उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरह के रैप बनाने हैं। तो ये रैप होगा ना, तो पर रैप में हम क्या करेंगे, 300 mg एस्प्रिन को अपने फिल करेंगे और इस तरह हमारे जो पैकेट बन जाएंगे फाइनल हो जाएंगे। अब इसको डायरेक्शन क्या है, तो जो भी इसको यूज करेगा, 1 पाउडर टू बी टेकन आफ्टर एवरी 8 आवर, यानी कि 8 घंटे में एक ही आपको पाउडर लेना है। तो मेनली मान लो सुबह शाम दोपहर वाला फंडा हो जाएगा। 300 mg की टैबलेट जैसी आती है ना, तो टैबलेट फॉर्म में होता है, इसमें मेन एस्प्रिन डायरेक्ट पाउडर फॉर्म में, तो इस तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया सिंपल वाला। अब कंपाउंड के बारे में बात करें तो देखो जस्ट इसका क्या है, थोड़ा सा आगे बढ़ देना है कि दीज आर दोज टाइप ऑफ पाउडर विच कंटेन मोर देन 1 इंग्रेडिएंट एंड आर मिक्स्ड टू डिवाइड इनटू डिजायर्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल डोज। यानी कि यहाँ पे क्या है कि जो हमारा पाउडर था उसमें जब हम केवल एक डोज मिला रहे थे, यानी कि यहाँ पे एस्प्रिन था, सिर्फ एस्प्रिन मिला रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, मोर देन 1 है, यानी कि एस्प्रिन के साथ और भी हमारा कुछ मिला होगा, तो वो हमारा कहलाता है कंपाउंड पाउडर। अब बाद में क्या करेंगे, इसको भी हम डिवाइडेड जो भी हमारे छोटे पैकेट होंगे उसमें बना के हम इसको भी डिवाइड कर देंगे। तो इसका एग्जाम्पल में आप देख सकते हो APC। अब APC से याद रहेगा एस्प्रिन, पैरासीटामोल एंड कैफीन। तो यहाँ पे पूरा आप एक पाउडर का पैकेट बना सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, आप एस्प्रिन लोगे 300 mg, आपने पैरासीटामोल लिया 500 mg और कैफीन आपने लिया 50 mg। तो ओवरऑल देखोगे तो जो आपका APC का पाउडर है उसका एक पैकेट कितने का बनेगा, आपका 500 mg का बन जाएगा। तो इस तरह 500 mg के यहाँ पे छोटे छोटे कितने सारे पैकेट बना सकते हो। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड पाउडर के बारे में। तो जब भी आएगा आप लिख के आ जाना कि इसमें मोर देन 1 इंग्रेडिएंट प्रेजेंट होता है और इसको हम बाद में डिवाइड कर देते हैं, इसलिए डिवाइडेड पाउडर की कैटेगरी में आता है। अब APC 500 mg टोटल होगा, जिसमें एस्प्रिन यानी कि APC है तो एस्प्रिन 300 mg, पैरासीटामोल 150 और कैफीन हमारा 50 mg रहेगा। बाकी प्रोसीजर क्या है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, पाउडर ईच इंग्रेडिएंट यानी कि जो भी है पहले उनको आप मतलब थोड़ा थोड़ा छोटा कर लोगे, उसके बाद आप उनको वेट करोगे जितना एक्चुअल में चाहिए हमारा जो भी हमने क्वांटिटी ली, और उसके बाद उनको असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करोगे। अब असेंडिंग में क्या है, छोटे से बड़े, यानी कि सबसे पहले 50 mg वाला हमारा कैफीन लेंगे, उसमें हम यहाँ पे 150 mg अपना पैरासीटामोल जोड़ देंगे, और उसके बाद हमारा बड़ा अमाउंट जो आएगा यहाँ पे सिंपली तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे अपना एस्प्रिन। तो यहाँ पे सबसे पहले कैफीन, फिर पैरासीटामोल या फिर एस्प्रिन, इस तरह हम यहाँ पे इनको जोड़ के एक पूरा अपना पाउडर तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, नॉर्मली वेट 500 mg और मिक्स पाउडर फॉर ईच रैप। अब जो भी हमारा एक रैप होगा उसके लिए आप यहाँ पे 500 mg के छोटे छोटे पैकेट भरते चले जाओगे और आपका रैप तैयार हो जाएगा, देन पैक हो जाएगा और आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा नॉर्मली कंपाउंड डिवाइडेड पाउडर के दोनों सिंपल और हमारे डिवाइडेड के बारे में। तो जब भी आएगा सिंपल कंपाउंड का आप डिफरेंस भी लिख के आ सकते हो। देन नेक्स्ट हमारा आता है बल्क पाउडर के बारे में। तो देखो ये हमारे पाउडर के वो टाइप हैं जिसमें क्या होगा, मेनली बल्क फॉर्म में हमारा ड्रग प्रेजेंट होगा और बल्क फॉर्म में ही इसको स्टोर किया जाता है, इसको डिस्पेंस किया जाता है, यानी कि नॉर्मली इसको डिवाइड भी नहीं करेंगे, बल्क फॉर्म में ही हमारा पूरा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मली जो हमारा पाउडर है वो लार्ज क्वांटिटी में डिलीवर किया जाता है। अब दे आर मेनली डिस्पेंस इन वाइड माउथ कंटेनर, और इसको डिस्पेंस करने के लिए भी हमारा एक बड़ा मुंह वाला हमको कंपाउंड कंटेनर चाहिए होगा जिसका एक बड़ा मुंह होता है। अब इसमें क्या होता है, इट कंटेन नॉन पोटेंट सब्सटेंस। अब नॉन पोटेंट क्या होता है, जैसे जो ज़्यादा हैवी ना हो, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी रखोगे और लार्ज क्वांटिटी में तो भाई ज़्यादा आपकी बॉडी में ओवरडोज करके नुकसान कर सकता है। जैसे एग्जांपल हमारे एंटासिड हो गया या लैक्सेटिव वगैरह हो गए, तो इनका हम यहाँ पे बल्क पाउडर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये फर्दर हमारे कितने सारे पार्ट्स में डिवाइड थे यहाँ पे,
तो नॉर्मल देखा जाए तो हमारे बल्क पाउडर पहला हो गया डस्टिंग पाउडर, दूसरा हो गया एफरवेसेंट पाउडर, थर्ड हो गया डेंटिफ्राइसिस, फोर्थ हो गया इनसफ्लेशन, फिफ्थ हो गया डाउच पाउडर एंड सिक्स हो गया स्नफ हो गया। अब इसमें मेनली देखो, वैसे तो कोई भी बड़े में आ सकता है, लेकिन मेनली जो हमारा डस्टिंग पाउडर वाला है ये काफी बार 5-7 नंबर पूछा गया, या फिर देखो सारा ये आया कि डिफाइन करो पाउडर, क्लासीफाई करो, उसके बाद किसी एक के बारे में, जैसे बल्क के अंदर डस्टिंग के बारे में थोड़ा बढ़ा के लिख दो, तो इस तरह आपका सारा आ जाता है। तो नॉर्मली हम यहाँ बल्क के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं डस्टिंग पाउडर के बारे में। तो पहले हम सभी को 2-2 नंबर के अकॉर्डिंग समझते हैं, एंड में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो डस्टिंग पाउडर क्या होते हैं कि देखो नाम से समझ आ रहा है डस्टिंग, यानी कि ये डस्टिंग क्या होती है, हमको ये साफ करते हैं। तो ये एक्चुअल में हमारी बॉडी में अगर कहीं कोई इरिटेशन वगैरह कुछ होता है तो साफ करने में मेनली हमारी हेल्प करेंगे। तो दीज आर दोज पाउडर विच आर मींट फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। अब ये मेनली एक्सटर्नल के लिए इस्तेमाल करेंगे, और स्किन फॉर लोकल एक्शन, और हमारी स्किन पे कहीं भी लोकल जगह अप्लाई करेंगे। अब ये बहुत ही फाइन स्टेट में होते हैं। अब ये कोई भी लोकल इरिटेशन वगैरह उसमें एग्जाम्पल हमारे जैसे सैलिसिलिक एसिड हो गया। अब इसके बारे में डिटेल्स हम आगे बात करेंगे। अब सेकंड हमारा आता है एफरवेसेंट पाउडर। तो ये क्या होते हैं मेनली कि जैसे एफरवेसेंट का मतलब होता है एक तरह से गैस टाइप रिलीज होना, यानी कि दीज आर दोज पाउडर विच प्रोड्यूस एफरवेसेंस, यानी कि एक तरह से थोड़े थोड़े बबल्स निकलते हैं ना, वो होते हैं जब, और मेनली क्या करते हैं CO2 को रिलीज करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इट कंटेन मेडिसिन एंड API मिक्स्ड विद एसिड एंड बेस विच रिएक्ट टुगेदर एंड इट प्रोड्यूस CO2। यानी कि नॉर्मली क्या होते हैं, जैसे आपने देखे होंगे इनो वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या करते हो कि जैसे ही आप यहाँ पे पानी में डालोगे, नॉर्मली आप पानी में डालोगे, जैसे ही इनो डालोगे, ये पूरे में घुलने के बाद एकदम गैस हमारी बाहर निकलने लग जाती है। तो ये हमारी होती है CO2 गैस, और जब गैस हमारी बाहर निकल जाती है देन आप इसके बाद इनको पी के और अपने पेट की जो एंटासिड वगैरह कुछ भी है उसको आप ठीक कर सकते हो। तो ये इस तरह डिजाइन किया जाता है कि जब हम इसका यूज करने वाले होते हैं तो पानी में मिलाते हैं तो ये एफरवेसेंट क्रिएट करते हैं, यानी कि CO2 गैस को रिलीज करते हैं, और इसी फिनोमेना को हम यहाँ पे एफरवेसेंस बोल देते हैं। अब इसमें मेनली क्या होता है, अगर एग्जांपल देखा जाए तो हमारा इनो हो गया या एस्पिरिन हो गया। अब थोड़ी बात मैं यही शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। तो जैसे अगर इसको बनाना हो तो एक हमारे पास होता है हीट मेथड और एक हमारे पास होता है बैट मेथड। तो हीट मेथड में क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर देखा जाए तो जैसे पहला हमारा एग्जांपल आता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो RX ऐसे डाल दोगे। अब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट हम 35 ग्राम मिलाएंगे, सिट्रिक एसिड हम 25 ग्राम मिलाएंगे, और टार्टरिक एसिड हम इसमें 15 ग्राम मिलाएंगे, और यहाँ पे एनहाइड्रस यानी कि जिसमें पानी नहीं होगा वो हम सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे 25 ग्राम मिलाएंगे। अब पहला जो हमारा मेथड हीट मेथड वाला आता है, समझ लो, अगर कभी आ जाए तो दिमाग में रहेगा तो आप थोड़ा लिख के आ जाना। तो जो हमारा पहला हीट मेथड आता है इसमें क्या करेंगे, हम इन सबको यहाँ मिक्स करेंगे। तो पहले एसिड डालेंगे, सिट्रिक एसिड, उनके साथ इसको मिक्स करेंगे, और जैसे गर्म करते रहेंगे ना, हीट करते रहेंगे, तो हीट करते करते जितना भी जो हमारा पाउडर है उसके अंदर का जितना मॉइस्चर है वो सारा का सारा लॉस हो जाएगा, और लॉस होने के बाद हमारे ये क्या है, क्रिस्टल में छोटे छोटे कन्वर्ट हो जाएंगे। और यही रीजन है कि आपने जब इनो को देखा होगा तो इनो को कभी हाथ पे रखे थे ना, छोटे छोटे यानी कि इतने पतले पतले से आपको क्रिस्टल से दिखेंगे, तो वो हीट मेथड के द्वारा हमारे बन जाता है। देन नेक्स्ट हमारा आता है वेट मेथड। तो इसमें सिंपली हम यहाँ पे ऐड करेंगे और पानी थोड़ा सा ऐड करके हम यहाँ पे मतलब पूरा मिक्स करके और बाद में इसको ड्राई करके हमारे यहाँ पाउडर बन जाता है। ये तरीका हो गया। आगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि ये मेनली क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन, यानी कि अब इससे क्या है, एक तो हमने पानी में डिजोल्व कर दिया तो गैस सारी निकल गई। अब जब CO2 निकल गई तो पेट में जाकर दिक्कत नहीं करेगी, और दूसरा क्या करेगा, हमारी एब्जॉर्प्शन, क्योंकि लिक्विड है तो भाई जल्दी जाकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसके बाद देखिए स्टेबिलिटी, अब ये पाउडर फॉर्म में स्टोर है तो इस वजह से कि स्टेबिलिटी काफी हाई है, और जब भी हमको इसको पीना है या यूज करना है तुरंत पानी में डाला पी लिया, तो भाई एक तो एब्जॉर्प्शन भी बढ़ गई, दूसरा स्टेबिलिटी का खतरा भी नहीं रहा क्योंकि हमने इसको पाउडर फॉर्म में स्टोर करके रखा, तो स्टेबल भी काफी ज्यादा रहेगा। और तीसरा क्या है कि इसका जो टेस्ट होता है ना उसको हम इस तरह बना के, अब कभी आप इनो वगैरह जब पीते हैं तो भाई थोड़ा सा अच्छा लगता है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गंदा जब ऐसा लगता है, तो ठीक ठीक हमारा टेस्ट इसका लगता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डेंटिफ्राइसिस। तो देखो ये हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो एक्सटर्नल यूज के लिए अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन मेनली जो हमारे दांत वगैरह होते हैं ना, यानी कि टूथ, जो हमारे दांत होते हैं, टीथ होते हैं, उनके सरफेस को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नॉर्मली हमारे टूथ पाउडर, अब पहले हमारे आते थे, आपने देखा होगा लाल दंत मंजन या सफेद वाला कोलगेट का मंजन आता था सूखा वाला, तो उसको क्या करते थे, इस तरह पाउडर फॉर्म में होता था और उसको लेके हम अपने दांतों पर रगड़ के अपने को साफ करते थे दांतों को, तो उनको हम डेंटिफ्राइसिस बोलते थे। तो यही हमारा डेंटिफ्राइसिस होगा। नॉर्मल लिख देना कि एक्सटर्नल यूज के लिए होता है, और हमारे क्या करते हैं, टूथ ब्रश की वजह से या फिर उंगली की मदद से हम अपने दांतों को साफ करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये मेनली टूथ पाउडर या फिर टूथ पेस्टेज की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। एग्जांपल हमारा सैक्रिन सोडियम हो गया या फिर फ्लोराइड टूथपेस्ट हो गया। फ्लोराइड तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसको जब लिख के आओगे तो इस तरह लिख के आना कि हमारा हार्ड सॉप हमने 5 ग्राम लिया, कैल्शियम कार्बोनेट हमने 94 ग्राम लिया जो एक मेन हो गया इसमें, सैक्रिन सोडियम हमने 2 ग्राम ले लिया जो ये वाला हो गया, और पेपरमेंट का ऑयल हमने 4 ग्राम लिया, और इस तरह हमारा एक पूरा एग्जाम्पल बन जाएगा डेंटिफ्राइसिस का। देन नेक्स्ट हमारा आता है इंसफ्लेशन। अब ये मेनली क्या होता है कि दीज आर दोज
पाउडर विच आर मीन फॉर इंट्रोड्यूस इनटू बॉडी कैविटी। अब जो बॉडी कैविटी होती है मेनली, जैसे नाक है तो नाक को भी हम क्या खाली जगह, जो हमारी बॉडी की ओपन जगह होती है उसको कैविटी बोलते हैं। तो जैसे हमारी कान हो गया, हमारी नाक होगी, तो नाक हमारी क्या एक तरह से बॉडी कैविटी है। तो ये इंसफ्लेशन क्या है, हमारी बॉडी कैविटी में इंसर्ट किए जाते हैं, डाले जाते हैं, इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। अब ये मेनली क्या होते हैं, इनहेलेशन बाय नोज विद द हेल्प ऑफ इंसफ्लेटर। तो एक हमारी डिवाइस आती है इंसफ्लेटर, जो इस तरह की होती है, यानी कि नॉर्मली जैसे ऑटोमेन आपने सुना होगा, बंद नाक को खोलने वाला जो एक बहुत ज्यादा ऐड चलता था, इस तरह आते हैं। अब क्या होगा, इसको यहाँ हल्का सा प्रेस करोगे आप नाक के पास जाके, अपनी नोज टिल के जाके, तो ये हमारा अंदर चला जाएगा और नोज हमारी ओपन हो जाएगी, वहां जाके अच्छा इफेक्ट दिखाएगा। तो ये इस तरह के होते हैं। तो ये मेनली क्या करेंगे, इट स्प्रे द पाउडर इनटू अ स्ट्रीम ऑफ फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल और द साइट ऑफ एप्लीकेशन। तो जहां भी हम इसको नाक या ऐसी जगह पे अप्लाई करेंगे तो ये वहां जाके क्या करेंगे, फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल एकदम छोड़ेंगे और हमें जाके थोड़ा राहत वहां देखने को मिलती है। अब इसके एग्जांपल हमारे क्या हो गए, मेनली नाइट्रस ऑक्साइड एनेस्थेसिया हो गया। तो एक तो ये हमारे उसमें जो बंद नाक खोलने में काम आता है, दूसरा अगर किसी को वो करना हो, जैसे एनेस्थेसिया देना हो, ऑपरेशन वगैरह जब किया जाता है, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड को एज अ पाउडर फॉर्म में भी हम इस्तेमाल करते हैं। वैसे ये गैस होती है, तो वो भी हम इन्हीं यानी कि इनसफ्लेशन की वजह से इस्तेमाल करके बेहोश करने में हेल्प करता है हमारी ये। अब जो हमारा स्नफ पाउडर आता है ना, ये तो मेनली ही हमारा नोज के लिए होता है, यानी कि दीज आर दोज पाउडर सब्सटेंस व्हिच आर इनहेल्ड इनटू द नोज ट्रिल फॉर एंटीसेप्टिक एक्शन। यानी कि नॉर्मली हमारे नोज में डाला जाता है एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए। अब जो मेनली पेशेंट हमारे अस्थमा से मतलब वो करते हैं, यानी कि अस्थमा से सफर करते हैं, उनके लिए तो ये काफी वरदान जैसा है। यानी कि नॉर्मली क्या करता है, जैसे किसी का एकदम ब्रोंकियल, जो यहाँ पे ब्रोंकाई होता है ना, जो हमारे मतलब लंग्स तक हवा पहुंचाता है ये वाला, तो ये क्या करेगा, इसमें एक ड्रग होती है, जैसे हमारा अस्थमा इनहेलर पंप है, जैसे ही हम यहाँ पे मुंह से माउथ से पूरा इनहेल करेंगे, हमारे इधर जाएगा नोस्ट्रिल पे और यहाँ पे ब्रोंको डायलेशन करेगा। और ब्रोंको डायलेशन की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एकदम ये जो हमारा पाइप है ये थोड़ी ओपन हो जाएगी और हमारी हवा अंदर जाना शुरू हो जाती है। तो देखो हमारी नोस्ट्रिल के लिए मेनली बिक्स इनहेलर आते हैं, जो हमारी नाक वगैरह बंद नाक को खोल देती है, और हमारे ब्रोंकियल के लिए अस्थमा पंप इनहेलर आता है। देन नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आता है डाउच पाउडर। तो डाउच पाउडर मेनली क्या होता है कि दीज आर दोज पाउडर सब्सटेंस व्हिच आर अप्लाइड इन बॉडी कैविटी। ये भी हमारी बॉडी कैविटी में अप्लाई किया जाता है फॉर एंटीसेप्टिक एंड क्लीनिंग एक्शन। यानी कि कहीं कोई मतलब दिक्कत लग गई है, कहीं वायरस लग रहा है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम कहीं कटवट लग जाए, एंटीसेप्टिक की तरह काम करेगा। दूसरा क्लीनिंग एजेंट की तरह, लगता है कुछ मतलब गंदगी वगैरह होगी तो वहां पे क्लीनिंग एक्शन की तरह हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मेनली क्या है, जैसे जो वेजाइनल प्रॉब्लम वगैरह आती है, तो उनमें इस बोरिक एसिड का मतलब इस्तेमाल किया जाता है ड्रग को, जो वहां जाके उसको जो क्लीन वगैरह करता है। आजकल तो वी वॉश वगैरह चल रहे हैं, तो वो सब भी इसमें इस्तेमाल हो जाते हैं। तो देखो अगर लॉन्ग में आता है उतना सब लिखने के बाद डस्टिंग पाउडर के बारे में थोड़ा आता है, तो बढ़ा के लिख सकते हो कि दीज आर दोज पाउडर विच आर मीन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ स्किन फॉर लोकल एक्शन। यानी कि हमारे स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करते हैं किसी भी तरह के लोकल एक्शन के लिए। अब इसको बहुत ही फाइन स्टेट में अप्लाई किया जाता है, जिससे किसी तरह की हमको लोकल इरिटेशन ना हो। एग्जाम्पल जैसे हमारा सैलिसिलिक एसिड हो गया, तो जिसको क्या होगा, तो क्या लिखोगे, प्योरीफाइड टाग स्टरलाइज, यानी कि 50 ग्राम यूज करेंगे। फिर हमारा जो स्टार्च पाउडर है इसको हम 25 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। जिंक ऑक्साइड पाउडर को हम 20 ग्राम, और जो हमारा सैलिसिलिक एसिड का पाउडर है इसको 5 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। और मेन हमारा यही है। तो इस तरह ये सारा का सारा हमारा बनके आ जाता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो गई, तो देखो शुड नॉट प्रोड्यूस एनी लोकल इरिटेशन, यानी कि जब इसको स्किन पे अप्लाई करें तो भाई खुद की कोई इरिटेशन कॉज ना करें। अब ये हमारा फ्रीली फ्लोविंग होना चाहिए, यानी कि अगर मैं यहाँ अप्लाई करूँ तो भाई आराम से अप्लाई हो जाए। यानी कि नॉर्मली मैं आपको दिखाऊँ तो देखो आराम से क्या है, यहाँ पे अप्लाई हो जा रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, अच्छा खासा फ्लो प्रॉपर्टीज होती है और अच्छे से अब ये एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, शुड हैव गुड एब्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी कि इसकी एब्जॉर्प्शन काफी अच्छी होनी चाहिए। फिर ये होमोजीनियस होना चाहिए, यानी कि यहाँ देखो बराबर मात्रा में पूरा होगा, ये नहीं कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, और अच्छे से हो जाए। उसके बाद हमारी जो स्प्रेडिटी है, यानी कि अच्छे से स्प्रेड हो जाए और अच्छे से कवर करे, यानी कि स्प्रेड भी अच्छे से हो गया, पूरे एरिया को कवर भी अच्छे से कर रहा है। तो ये हमारी होंगी डस्टिंग पाउडर की कुछ प्रॉपर्टीज। अब प्रोसीजर देखा जाए तो सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे ये आपको दिख रहे होंगे इन सबको हम एक्यूरेट तरीके से वेट कर लेंगे। फिर असेंडिंग ऑर्डर, जैसे मैंने बताया था कि सबसे पहले हम यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड लेंगे, फिर यहाँ जिंक ऑक्साइड लेंगे, उसके बाद हम यहाँ स्टार्च पाउडर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे ये आखिरी वाला जो हमारा होगा इसको मिला के ओवरऑल हम अपना सैलिसिलिक का यहाँ पे पूरा तैयार कर देते हैं। और इस सबको तैयार करने के बाद हम अपने सीव नंबर 85 और 120 में से इसको पास करेंगे, जिससे अगर कोई बड़ा पार्टिकल है तो वो निकल जाए। क्योंकि हमें क्या चाहिए, बहुत ही फाइन स्टेट में यहाँ पे पाउडर चाहिए होता है। और उसके बाद हम इसको एक कंटेनर में मतलब मिक्स और ट्रांसफर करने के बाद इसको पैक कर देंगे, जिससे जो बाहर का कोई एटमॉस्फेयर की कंडीशन है वो भी इस पे जाके अटैक ना करे। बाद में लेवल लगा देंगे फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। और डायरेक्शन देखा जाए तो बस क्या करना है, अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड पार्ट, जो हमारा अफेक्टेड पार्ट है वहां पे 2 से 3 टाइप दिन में अप्लाई करना है। अब यूजर्स के मेनली ये कहाँ काम आएगा, तो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किन कंडीशन। अब स्किन कंडीशन में मेनली कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, कहीं पे रेडनेस हो गई, कहीं पे रेजेस हो गई, या कहीं पे इचिंग वगैरह हो गई है, स्किन इरिटेशन मेनली, तो उस जगह पे हम क्या है इस वाले पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब कुछ पाउडर हमारे और आते हैं जो मेनली हमारी स्टेबिलिटी प्रॉब्लम की कैटेगरी में आते हैं। अब जैसे नॉर्मल देखा जाए तो ये हमारी वो प्रॉब्लम्स है जो पाउडर के अंदर आ जाती है। पहले हम बात करते हैं एफ्लोरेसेंट पाउडर के बारे में। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मली हमारा कोई पाउडर रखा है, अब क्या करेगा ये पाउडर धीरे 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 अपने अंदर के पानी को लॉस करेगा। यानी कि ये हमारी कंडीशन है जहाँ पे क्या है, जो हमारा सब्सटेंस होगा या जो हमारा पाउडर होगा वो क्या करेगा, अपने पानी जो उसके अंदर नॉर्मल हमारा पानी प्रेजेंट होता है उसको रिलीज करेगा, उसको लॉस करेगा और बहुत ज्यादा लोअर हाइड्रेट हो जाएगा या एक तरह से एनहाइड्राइज हो जाएगा, एनहाइड्रल। तो देखो नॉर्मली क्या हर एक पाउडर की कैटेगरी होती है, तो आपको बताया कि कोई भी हमारा प्रेजेंट है तो भाई इसमें थोड़ा बहुत तो मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम ही हमारा वो ड्राई होता है, हल्का बहुत हमारा मॉइस्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, अभी भी प्रेजेंट होगा, जो उसको थोड़ा सॉफ्ट रखता है, क्योंकि मॉइस्चर नहीं होगा तो एकदम कड़क हो जाएगा, तो हल्का बहुत सॉफ्ट रखता है। लेकिन ये क्या होता है कि ये वो कंडीशन है जब पाउडर क्या करेगा कि अपने अंदर के जो छोटे मोटे पार्ट है उसको भी रिलीज कर देगा, यानी कि वाटर गेट लिबरेट, और जब पानी एकदम रिलीज हो जाएगा तो थोड़ा या तो स्टिकी या पेस्टी यानी कि नॉर्मल नहीं रहेगा, तो उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, एफ्लोरेसेंट पाउडर यहाँ पे बोलते हैं। अब एग्जांपल हमारे यहाँ पे होगा जैसे सोडियम कार्बोनेट है, तो ये क्या करेगा, एफ्लोरेसेंट पाउडर की कैटेगरी में आता है, जो अपने अंदर के पानी को क्या करेगा, लॉस करके और अपना नॉर्मली पेस्ट या स्टिकी टाइप कन्वर्ट यानी कि एक तरह से खराब हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, Na2CO3 की कैटेगरी यानी कि सोडियम कार्बोनेट को इसे रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। अब हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या होता है, देखो हाइग्रो का मतलब होता है पानी, स्कोपिक होता है खींचना, यानी कि नॉर्मली क्या है कि ये हमारे वो पाउडर या सब्सटेंस होते हैं जो इन्वायरमेंट से यानी कि आस पड़ोस से क्या करेंगे, जो पानी होगा ना मॉइस्चर, उसको खींच कर अपने आप को गीला कर लेते हैं और वेट हो जाते हैं और अपनी क्वालिटी और स्टेबिलिटी को गिरा लेते हैं। अब जैसे मान लो ये नॉर्मल पाउडर है, अब इसको मैं छोड़ दूं तो कुछ टाइम बाद क्या होगा कि ये आपको पता है भाई इन्वायरमेंट में मॉइस्चर तो प्रेजेंट है, तो अगर ये क्या करेगा उस मॉइस्चर को खींच खींच के अपने आप को गीला या वेट करके अपनी क्वालिटी को खराब कर लेगा, तो ऐसे पाउडर को हम यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक पाउडर यहाँ पे कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारा अमोनियम क्लोराइड हो गया या फिर NaCl हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूटेक्टिक मिक्सचर। तो इसमें क्या होता है कि मान लो जब हम अपने कोई भी सॉल्यूशन वगैरह या कोई भी अपना डोजेज फॉर्म बनाते हैं तो हम दो या दो से ज्यादा पाउडर को मिक्स करते हैं। मान लो कंपाउंड पाउडर बना रहे थे, तो यहाँ पे क्या है कि जब हम क्या करेंगे, दो या दो से ज्यादा पाउडर को आपस में मिक्स करेंगे तो उनमें क्या होगा कि अगर उन पाउडर की आपस में कई बार होता है कि नहीं बनती है, और ना बनने की वजह से क्या होता है कि उनका जो ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा रिड्यूस हो जाता है। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या करता है, किसी को मेल्ट करना है यानी कि किसी को पिघलाने में काम करता है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हमारा एक ए है एक बी है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हमारा 50 है और इसका 40 है, यानी कि जब ये 50 डिग्री पे जाएंगे तब ये पिघलना और पिघल के लिक्विड बनना शुरू होंगे, ये हमारा 40 पे। लेकिन मान लो कि हमने इन दोनों को मिला दिया, और जब हमने इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों में क्या हो गया, यूटेक्टिक यानी कि एक तरह से क्या हो गया, लिक्विफाई हो जाएंगे, यानी कि इन दोनों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमारा कम हो जाएगा, मान लो 10-20 पे आ गया। अब नॉर्मली हमारा जो रूम टेम्परेचर है 20-30 के करीब होता है, तो भाई उससे जब नीचे हो जाएगा तो ये दोनों के दोनों पाउडर हमारे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, लिक्विफाई हो जाएंगे और एक तरह से खराब हो जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, यूटेक्टिक मिक्सचर, यानी कि नॉर्मली हमारा वो मिक्सचर है जब हम दो या दो से ज्यादा पाउडर को आप मिलाते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने की वजह से वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस पूरी प्रोसेस को लिक्विफाई बोलते हैं, और वो एक तरह से खराब हो जाते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम मेंथोल और अगर थाइमोल को यहाँ मिला देते हैं तो हमारे यहाँ पे काम खराब हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में भी आता है। अब लास्ट हमारा टर्म आता है ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखो ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन क्या है, एक तरह से हमारा एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसमें जो पोटेंट ड्रग होते हैं ना, जैसे जो बहुत ज्यादा मतलब ताकतवर ड्रग होते हैं जो कम डोज पे भी हमें ज्यादा इफेक्ट दिखाएंगे, उनको प्रिपेयर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब सिंपल सा फंडा समझो, मान लो कोई बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग है और उसकी हमको सिर्फ 10 mg चाहिए, यानी कि 10 mg बनाना है, तो अगर केवल 10 mg चाहिए तो भाई कैसे बनाओगे, क्योंकि 10 mg भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको इसमें क्या डाइल्यूएंट ये सब इस्तेमाल करने पड़ेंगे, यही होता है ना, यानी कि उसको कम क्वांटिटी चाहिए, तो इसको बनाने का हमारे एक स्पेशल तरीके का मेथड होता है, वो हम यहाँ बात करेंगे। तो इसमें मेनली क्या है कि इन दिस द पोटेंट ड्रग सब्सटेंस इज मिक्स्ड विद वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डाइल्यूएंट, यानी कि जो हम अपने एक्सीपिएंट इस्तेमाल कर रहे थे ना, वो यहाँ पे हम बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल का मान लो कि हमें कोई ड्रग बनाना है, तो उसमें हम उस ड्रग को केवल 100 mg ले रहे हैं, यानी कि 100 mg ड्रग लिया और उसके बाद उसमें 900 mg हमने एक्सीपिएंट या एग्जाम्पल बोले तो लैक्टोज हमने मिला दिया, तो टोटल हमारी 1000 mg की मेडिसिन बनकर तैयार हो रही है। यानी कि आपसे बोला जाए कि आपकी जो कोई दवाई है उसमें सिर्फ आपका 1/10 पार्ट आपका मेन ड्रग का है, तो भाई कितना कम होगा। तो यहाँ पे मेनली क्या है कि हमारे 1000 mg मेडिसिन में सिर्फ 100 mg ड्रग मिला होता है। अब इसको मिलाने का तरीका क्या है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा डाइल्यूएंट मिला रहे हैं हम यहाँ पे, तो अगर हम नॉर्मली मिला देंगे तो भाई ये अच्छे से नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसको बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जितना ड्रग है, जैसे मान लो आपका 100 mg ड्रग था, तो 100 mg ड्रग लोगे और इसमें सिर्फ क्या करोगे, 100 mg आप अपने लैक्टोज को मिलाओगे, तो इस तरह आपका 200 mg टोटल बन जाएगा। बाद में अब आप यहाँ पे 200 mg वाला जो टोटल बन गया वो लोगे, और इसके बाद आप यहाँ पे जो लैक्टोज है उसको 200 mg लोगे, यानी कि एक साथ
नहीं लेते तो हमारा 400 mg बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल अपना 400 mg लेंगे और 400 mg लेने के बाद हम इसमें से जो लैक्टोज है उसको यहाँ पे हम 400 mg लेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ पे 800 mg मिल जाएगा। तो अब देखो कितना बचा, हमने यहाँ पे 400 ले लिया, 200, 600 से 700 ले लिया। अब यहाँ पे देखा जाए तो हमें 900 mg लेना था, 200 mg बचा ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 800 mg हमारा जो टोटल बना हुआ था और यहाँ पे जो बचा हुआ हमारा एक्सिपेंट 200 mg है वो ले लेंगे और हमारा टोटल जो है 1000 mg का यहाँ पे ड्रग बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह हम यहाँ पे पूरा मिक्स करते हैं और ये जो पूरा मेथड होता है इसको हम यहाँ पे ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन बोलते हैं, यानी कि हम ज्योमेट्री बेस पे थोड़ा कम कम करके मिला रहे हैं। तो सबसे पहले ड्रग मिक्स करोगे इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सिपेंट के साथ में, ये करिए और उसको रिपीट करते रहेंगे एंड तक 200 200 400 400 400 800 और लास्ट में हम उसको मेकअप कर देंगे वॉल्यूम को फाइनल, यानी कि जितना हमको चाहिए। जैसे बचा हुआ 200 मिला के हमको 1000 mg चाहिए तो वो हमारा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये था हमारा पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन का मेथड। अगर कभी आता है लिख के आ सकते हो, लॉन्ग में आएगा तो देखो किसी क्वेश्चन के साथ में आएगा, तो भाई जो बाकी क्वेश्चन होंगे पाउडर इन सबको लिखने के बाद आप इसको थोड़ा लिख के आ जाना और इसको थोड़ा ब्रॉड में यानी कि बढ़ा बढ़ा के इस तरह लिख के आ सकते हो। तो हमने पाउडर की सारी बातें समझ ली। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमने लिक्विड डोजेज फॉर्म के बारे में। तो देखो सिंपली जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम क्या करें कि जब हम अपनी कोई भी डोजेज फॉर्म तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें जो हमारा मेन ड्रग होगा एपीआई होगा, तो अगर ड्रग एपीआई के साथ हम जो अपना यहाँ पे सॉल्वेंट इस्तेमाल करेंगे वो अगर हम लिक्विड इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो हमारा कहलाता है लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो सिंपली क्या है कि ये हमारी वो डोजेज फॉर्म है जिसमें जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। और लिक्विड फॉर्म में क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे जो हमने सॉल्वेंट इस्तेमाल किया वो हम लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वजह से ओवरऑल जो हमारे सॉल्यूशन है उसकी जो नेचर है वो हमारे लिक्विड फॉर्म में चले जाता है और ये हमारा पूरा लिक्विड डोज फॉर्म कहलाता है। अब डिफाइन कैसे करोगे, तो दीज आर दो सॉलिड फॉर्म इन विच सॉल्यूशन आर इन लिक्विड फॉर्म विच आर मींट फॉर इंटरनल, एक्सटर्नल एंड पेरेंटल यूज। ये हमारे तीनों काम में इस्तेमाल किया जाएगा। इंटरनल नॉर्मली हम मान लो पी रहे हैं, सिरप वगैरह हो गया। एक्सटर्नल जो हम बाहर अप्लाई कर रहे हैं जैसे हमारे लोशन वगैरह नॉर्मली हो गया। और पेरेंटल क्या होता है, जो हम डायरेक्टली अपने वेन्स में यानी कि डायरेक्टली ब्लड के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा पेरेंटल हो गया। अब इट कंटेन वन और मोर सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस। देखो ये इंजेक्शन हो गया जो आप नॉर्मली लगवाते हो ना, इट कंटेन वन और मोर सॉल्युबल केमिकल सब्सटेंस। अब ये भाई एक या एक से ज्यादा हमारे सॉल्युबल सब्सटेंस को कंटेन कर सकता है। इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा और अब इनका जो होता है ना मैक्सिमम थेरापेटिक इफेक्ट देखने को मिलता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो ये लिक्विड हमारा है ना, तो इसमें ये ड्रग हमारा ऑलरेडी डिसॉल्व हो चुका है। तो अब जब ये हमारा बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाएगा तो बॉडी में जाने के बाद क्या होगा कि ये भाई ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म है, तो लिक्विड फॉर्म में होने की वजह से इसका एब्जॉर्प्शन हमारा हाई हो जाएगा। और जब एब्जॉर्प्शन हाई हो जाएगा तो उतनी ही जल्दी ये हमारा ब्लड में पहुंचेगा और ब्लड में जितनी जल्दी पहुंचेगा हमको एक्शन भी ये क्या है उतनी ही जल्दी दिखाएगा। तो इस ये वजह है कि जो हमारे लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं इनका एक्शन हमारा काफी हाई होता है और काफी जल्दी हमको जो है अपना रिस्पॉन्स या एक्शन देखने को देते हैं। अब थोड़ा और यहीं पे समझ लो, ये मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ, अगर लॉन्ग में लिख के आ जाना। जैसे हमारे लिक्विड डोज फॉर्म बनते हैं जो मैंने बताया था, तो यहाँ पे देखो हमारे एपीआई ड्रग लगेगा और साथ में हमारे एक्सीपिएंट लगते हैं। सॉल्वेंट तो हमारा लिक्विड लगेगा, लिक्विड में कोई भी हमारा हो जाएगा, तो मेन हमारे एक्सीपिएंट है। तो कौन कौन से एक्सीपिएंट हम इस्तेमाल करते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, वो क्वेश्चन भी हमारा कई बार आ जाता है। तो मेनली मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है स्वीटनिंग एजेंट। तो स्वीटनिंग एजेंट मेनली क्या करेगा, नाम से समझ आ रहा है कि ये हमारे पूरे के पूरे सॉल्यूशन को थोड़ा मिठास देगा, यानी कि स्वीट बनाएगा, जिससे भाई कोई जो हमारे सॉल्यूशन हम यूज करेंगे वो हमको कड़वा ना लगे। सिरप वगैरह इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल हमारा सुक्रोज इस्तेमाल होगा, सॉर्बिटॉल या फिर हनी, शहद का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है व्हीकल। तो व्हीकल हमारा मेन है जो हमारा लिक्विड डोजेज फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट है। अब ये एक्वस हो सकता है, तो एक्वस में हम पानी का यूज करेंगे, या सिरप भी हमारे बने बनाए आते हैं नॉर्मली, उसका हम यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉन एक्वस में देखा जाए तो हमारे जैसे ऑयल हो गए या फिर एल्कोहल वगैरह हो गए, उसका भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। देन थर्ड हमारे पास आते हैं एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, जैसे नॉर्मली हमारी मान लो ये सिरप की बोतल है, तो अगर जब ये ओपन होती रहेगी, भाई एक बार में सारा खत्म नहीं कर देंगे, जब ओपन होती रहेगी तो आस पड़ोस के जो ऑक्सीजन है वो इसमें आ सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन आ गया तो वो यहाँ रिएक्ट करके उसको खराब कर देगा। तो इसलिए क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी हमारे कुछ एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट होते हैं। अब जो अगर बाहर से कोई ऑक्सीजन आएगा तो वो क्या करेगा, इन एंटीऑक्सीडेंट के साथ रिएक्ट करेगा और ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो मेन हमारा जो ड्रग था या जो दवाई थी, मेडिसिन थी, वो हमारी खराब नहीं होगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने सॉल्यूशन के अंदर कुछ मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट को भी डाल के रखते हैं, जैसे हमारा प्रोपियोनिक एसिड हो गया या फिर एब्जॉर्बिक एसिड हो गया। फिर हमारे यहाँ पे आते हैं नॉर्मली बफर्स। तो बफर्स क्या करते हैं, आपको पहले पता होगा, इनऑर्गेनिक में पढ़िया कि ये क्या करेंगे, जैसे हमारे जो ये सॉल्यूशन है, जो हमारी ड्रग है, इसके पीएच को मेंटेन करके रखेंगे कि पीएच कम ज्यादा ना हो। अब मान लो नॉर्मली हमने एसिडिक बनाया, अब पीएच अगर हमारा बढ़ गया, बेसिक हो गया, तो भाई हमें फिर नुकसान करेगा। हमने बेसिक बनाया तो एसिडिक नहीं होना चाहिए। तो जिस पीएच में हम ये ड्रग बनाते हैं वो उसी पीएच का रहना चाहिए। तो उस पीएच को रजिस्ट करके यानी कि रोक के रखता है कौन, हमारा बफर।
तो बफर के एग्जांपल हमारे फॉस्फेट बफर हो गए या फिर सिट्रेट बफर या फिर एसीटेट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमारा आता है फ्लेवरिंग एजेंट। तो ये हमारे भाई उसमें फ्लेवर लेके आता है, एक अलग सा टेस्ट लेके आता है, जैसे मेंथोल हो गए या फिर क्लोरोफॉर्म हो गए, तो ये हो गए फ्लेवरिंग एजेंट। देन लास्ट में हमारे आते हैं प्रिजर्वेटिव। अब प्रिजर्वेटिव नॉर्मली क्या होते हैं, आपको पता है कि भाई इसमें अगर किसी तरह का कोई माइक्रोब वगैरह भी हमारा बाहर से एनवायरमेंट में एंट्री कर सकता है, तो अगर माइक्रोब्स आ गया तो वो भी हमारे ड्रग को खराब कर सकता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल एजेंट या फिर प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, जो आने वाले किसी भी तरह के माइक्रोब से पहले खुद लड़ लेगा, और जब खुद लड़ लेगा तो भाई हमारे इस ड्रग को खराब नहीं होने देगा। तो एक तरह से देखा जाए तो देखो हमारा ड्रग बनाने में कुछ ही चीज, जैसे हमारा मेन एपीआई हो गया, पर हमारा व्हीकल हो गया, स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट हो गया। बाकी ये जो हमारे तीन है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, बफर, प्रिजर्वेटिव्स हो गए, ये हमारे उस वाले पूरे के पूरे ड्रग को बचाने का काम कर रहे हैं, अपना मेन रोल कोई प्ले नहीं कर रहे हैं। तो प्रिजर्वेटिव का एग्जाम्पल हमारा फिनॉल हो गया या फिर क्लोरोसॉल हो गया या फिर हमारे पैराबेन वगैरह का भी इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये भी आएगा। आप एक्सीपिएंट का देखो नाम आपको पता है, डिफाइन आप नाम से कर दोगे और एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, तो आपका यहाँ भी काम चल जाएगा। बाकी यहाँ अगर बात करें तो जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म है, इसको हम मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले हमारा आता है मोनोफेजिक और दूसरा हमारे पास आता है बाइफेजिक। अब देखो मोनोफेजिक और बाइफेजिक को अगर डिफाइन करें तो मोनोफेजिक को हम यहाँ बोलते हैं एक तरह से ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। अब ट्रू सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि देखो इट इज रिप्रेजेंटेड बाई अ ट्रू सॉल्यूशन दैट इट इज अ क्लियर होमोजीनियस मिक्सचर। यानी कि ये क्या है, सिंपली कि जब हम अपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करेंगे, नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं, हमारा कोई भी ड्रग है, एक्सीपिएंट है, तो यहाँ पे क्या है, हमारा किसी तरह का कोई सॉल्यूट है और यहाँ पे हमारा क्या है, नॉर्मली किसी तरह का सॉल्वेंट है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसमें डिसॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको इसमें डिसॉल्व करेंगे, तो जब ये हमारा अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जब हमने इसमें सॉल्यूट डाला तो ये हमारा इसमें डिसॉल्व हो गया और हमको सॉल्यूट दिखाई नहीं दे रहा। यानी कि नॉर्मली मैं एग्जांपल बताऊं, आप लोग मान लो पानी है और पानी में आपने 2 चम्मच चीनी डाली और उसके बाद जब उसको आप घुमाओगे, स्टिर करोगे, घुमाते रहोगे, कुछ टाइम बाद देखोगे भाई चीनी आपको दिखाई नहीं देगी, क्योंकि चीनी उस पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो चुकी है। तो जो ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें जो सॉल्यूट हमारा सॉल्वेंट में अच्छे से जाके डिसॉल्व हो जाता है और देन हमको सॉल्यूट दिखाई नहीं देता, केवल हमको कई एक फेज दिखता है, तो उसको हम यहाँ पे क्या है, मोनोफेजिक बोलते हैं। यानी कि हमको केवल एक फेज दिखाई दे रहा है, हमको सिर्फ पानी दिखाई दे रहा है, चीनी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये ट्रू सॉल्यूशन होते हैं और इनको हम होमोजीनियस सॉल्यूशन बोल देते हैं, यानी कि केवल एक ही हमारा फेज रहेगा। तो इसमें क्या है कि हम सॉल्यूट को अपने सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे तो इसमें सिंगल फेज रहेगा, अब चाहे वो एक्वस का रहे चाहे नॉन एक्वस का रहे, कोई एक रहेगा। अब नॉर्मली यहाँ पे देखा जाए तो जैसे हमारे सॉल्यूशन हो गए या फिर पानी हो गया, तो ये हमारे मोनोफेजिक कहलाते हैं। बाइफेजिक में देखा जाए तो ये हमारे वो डोजेस फॉर्म है जिसमें 2 फेज हमको दिखाई देते हैं। अब इसकी वजह क्या होती है कि ये इमिसिबल होते हैं एक दूसरे में। अब नॉर्मली मैंने यही एग्जांपल सेम उठाऊं, तो मान लो मैंने कोई सॉल्यूट लिया और इसको मैंने यहाँ पानी में या किसी में डिसॉल्व किया। अब ये अगर हमारा डिसॉल्व नहीं होगा तो हमको क्या है, इस तरह, यानी कि नॉर्मली ये होगा तो हमको इस तरह जो है यहाँ पे दिखता रहेगा। तो अब यहाँ पे क्या है, हमको 2 फेज दिख रहे हैं, एक ये हमको सॉल्यूट भी दिख रहा है जो आपको यहाँ दिख रहा है, और एक हमको यहाँ पे सॉल्यूशन यानी कि वाटर यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट था वो भी दिख रहा है। तो जब हमको यहाँ पे 2 फेज दिखाई देते हैं तो इसी वजह से हम इसको क्या है, बाइफेजिक डोजेस फॉर्म बोल देते हैं। यानी कि ये हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होगा जिसमें 2 फेज यानी कि 2 फेज हमको दिखाई देंगे। अब एग्जाम्पल के लिए हमारा इमल्सन हो गया या फिर सस्पेंशन हो गया, तो इनके बारे में आप लोग यूनिट 3 में डिटेल्स में पढ़ने वाले हो। तो अगर मैं यहाँ पे ना भी बताऊं तब भी कोई बात नहीं है, आप आगे चलोगे, आगे आप पढ़ोगे। बाकी इमल्सन में मेनली है कि हमारे 2 लिक्विड आपस में ऐसे डिसॉल्व होते हैं, यानी कि यहाँ पे जब हम दोनों लिक्विड को डिसॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से डिसॉल्व नहीं होंगे। और सस्पेंशन में क्या है कि हमने सॉलिड अपना लिक्विड में डाला लेकिन सॉलिड ही अच्छे से डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये हमारा सस्पेंशन कहलाता है। अब बात करते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में, छोटी मगर मोटी बात है। अब देखो जो लिक्विड डोजेस फॉर्म है ना, एक तो सिंपल क्या है कि भाई इजियर टू स्वेल, यानी कि उसको निकलना, पानी पीने में कितनी दिक्कत होती है, सॉम्ब है, और थोड़ा चीप भी होता है, ज़्यादा महंगे नहीं होते ये सिरप वगैरह, इतने भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते, मोर सेटिस्फैक्ट्री एंड कन्वीनियंट होते हैं। भाई इनको नॉर्मली लोग ड्रिंक वगैरह कर सकते हैं, बच्चों के लिए और ओल्ड पेशेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब ये क्या करेंगे, जो गैस्ट्रिक इरिटेशन है उसको कम करेंगे, क्योंकि नॉर्मली लिक्विड या डाइल्यूट फॉर्म में जाते हैं, तो भाई हमको नुकसान नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखा जाए तो ड्रग इज सॉल्युबल इन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, इसमें जो ड्रग है वो हमारा अच्छे से जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो शॉर्टर लाइफ बिफोर एक्सपायरेशन देन अदर डोजेस फॉर्म। अब जो बाकी के हमारे डोजेस फॉर्म होते हैं वो हमारे नॉर्मली सॉलिड फॉर्म में है, तो मैंने क्या बोला, सॉलिड हमारा ज़्यादा स्टेबल होता है, लेकिन इसमें हमारा लिक्विड प्रेजेंट है, तो इस वजह से इनको जो मतलब माइक्रोब की चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे भाई लिक्विड में ज़्यादा अच्छे से आके और उसको मतलब खराब कर सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो हमारे बाकियों के मुकाबले कम होता है, यानी कि जल्दी खराब हो सकते हैं। मोर डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर, अब जैसे जो हमारे इंजेक्शन वगैरह यानी कि जो आईवी रूट या ये है उनको भाई इंसर्ट करना बहुत टफ होता है, क्योंकि इंजेक्शन लगाया जाएगा ये सब, तो उसमें दिक्कत होती है। उसके बाद हार्डर टू मेजर एक्यूरेटली, अब ये भाई लिक्विड वाला है तो पॉइंट इधर उधर हमारा लिक्विड एमएल हो सकता है, तो एक्यूरेट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है। इसके बाद क्या होता है कि इनको स्टोर करने के लिए आपको काफ़ी अच्छे से ध्यान देना होगा, आपको कांच की बोतलें लेनी है, सब कुछ आप ग्लास में रखोगे, और उसके बाद उनको भी हैंडल करना दिक्कत है कि फूट ना जाए, ये सब ना हो। और वही मैंने बताया कि एक्सपायरी यानी कि वो लेस स्टेबल होते हैं, क्योंकि उसमें लिक्विड
लिक्विड प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है जो माइक्रोब्स को मतलब खींच सकता है। तो वही है यहाँ पे कि चांस ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन इज हाई, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन हाई ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से इनकी लाइफ वगैरह हमारी शॉर्टर होती है। तो अब हम बात करते हैं अपने मेन सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक के बारे में। तो देखो सिंपली हमारा क्या होता है, पहले आपको समझना पड़ेगा कि सॉल्युबिलिटी एक्चुअल में हमारी क्या होती है। तो नॉर्मल मान लो कि हमारे पास एक ये सॉल्वेंट है जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा होगा, और रेड कलर का हमारे पास ये क्या है, सॉल्यूट है जो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूट को इसमें डालेंगे और इसमें डिसॉल्व करेंगे, यानी कि घुमाएंगे घुमाएंगे और हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा और हमारा सॉल्यूशन बनाता है। सिंपल फंडा है। अब यहाँ पे ना एक हर किसी की एबिलिटी होती है। नॉर्मल मान लो मैंने गर्म पानी लिया और एक तरह मैंने ठंडा पानी लिया। अब एक गिलास ठंडे पानी में जब मैं 2 चम्मच चीनी को मिलाऊंगा और एक गिलास गर्म पानी में जब मैं 2 चम्मच चीनी को मिलाऊंगा, तो गर्म पानी में हमारी चीनी बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी ठंडे के मुकाबले। तो यहाँ पे हमको क्या समझ आ रहा है कि जो गर्म पानी है उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। यानी कि आप इससे क्या समझ रहे हो कि सॉल्युबिलिटी एक हमारा फिनोमेना है जिसमें हम ये देखते हैं कि जो कोई सॉल्यूट है वो कितना एबल है, यानी कि हमारे सॉल्वेंट की एबिलिटी को चेक करते हैं या अपने सॉल्यूट की एबिलिटी को चेक करते हैं कि ये आपस में कितने ज्यादा डिसॉल्व हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, जितना ज्यादा सॉल्युबल हो रहे हैं यानी कि घुल रहे हैं। तो उसी को हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। यानी कि सिंपली मान लो कि ये हमारा सॉल्वेंट है और इसमें हम कितने सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं। मान लो हम 1 चम्मच 2 चम्मच या आधा गिलास कितनी चीनी को हम यहाँ पे डिसॉल्व कर सकते हैं, तो वो हमारे इस सॉल्वेंट की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। अब ये आगे जाके आप डिटेल्स में देखोगे। बाकी इसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पे आप एक कांस्टेंट टेम्परेचर लोगे। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम पानी को गर्म कर दें तो चीनी ज्यादा घुल जाएगी, इसलिए हमको एक कांस्टेंट टेम्परेचर लेना है, यानी कि जितना पानी होगा उतना ही नॉर्मल हमको रखना है। तो सिंपली हमको क्या देखना है कि सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एट इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, यानी कि जो हमारे मान लो सॉल्यूट है इसकी एबिलिटी ऑफ सॉल्यूट कि वो कितना हमारे पानी में डिसॉल्व हो सकता है। अब जो हम वाटर लेंगे इसकी एक फिक्स क्वांटिटी लेंगे। मान लो हमने 100 ml ले लिया, तो हम देखेंगे कि इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट टू डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि 100 ml पानी में वो कितना डिसॉल्व हो सकता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर भी कांस्टेंट रहेंगे। क्योंकि अगर मान लो हमने यहाँ पे 2 चम्मच चीनी घोली, मैक्सिमम इतनी घुल गई, अब हम क्या करें टेम्परेचर को बढ़ा दें तो चीनी और ज्यादा घुल जाएगी, हम टेम्परेचर और बढ़ा दें तो और ज्यादा घुल जाएगी। इसीलिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कांस्टेंट लेना होता है, तब जाके हम यहाँ पे अपने सॉल्यूट को डिसॉल्व करेंगे और सॉल्यूट देन जितना ज्यादा डिसॉल्व हो जाएगा उसकी सॉल्युबिलिटी हमारी उतनी ही ज्यादा कहलाती है। तो देखो नॉर्मली हम डिफाइन करें क्या है, सॉल्युबिलिटी एक केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसको हम रेफर करते हैं टू द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि जो हमारा मेनली सब्सटेंस है जो मेनली हमारा सॉल्यूट रहेगा उसकी एबिलिटी को चेक करते हैं टू डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ होमोजेनियस सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में कितना घुल पा रहा है, कितना सॉल्युबल है, उसको हम चेक करते हैं और हमारा वो फाइनली सॉल्युबल होकर एक होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाए। तो इट इज इनफिल भाई। बाकी हमारा टेम्परेचर, मैंने बोला कि टेम्परेचर प्रेशर इन पे भी ये डिपेंड करता है, नेचर पे भी डिपेंड करता है। अब नॉर्मली सॉल्यूट पे भी डिपेंड करता है कि सॉल्यूट हम यहाँ पे कौन सा घोल रहे हैं। अब नॉर्मल ये देखो कि मान लो सॉल्यूट हमारा एक ड्रग होता है, तो ड्रग को हम नॉर्मली क्या करते हैं, सॉल्वेंट में जो मेनली हमारा कोई व्हीकल होगा उसमें डिसॉल्व करके तभी तो हमारी एक ड्रग यानी कि मेडिसिन तैयार होगी। अब मान लो कि ये ड्रग हमारा इसमें डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि हमें इसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना होता है। तो उसी सॉल्युबिलिटी को जब हम बढ़ाएंगे जिससे हमारा ड्रग अच्छे से बन सके, तो इनको बढ़ाने के लिए कुछ हमारे मेथड होते हैं, कुछ टेक्निक होते हैं जिन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक बोलते हैं। यानी कि सिंपली देखा जाए तो दीज आर दोस टेक्निक व्हिच आर यूज्ड टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी ड्रग या सॉल्यूट इफ देयर सॉल्युबिलिटी इज लेस इन एक्वस मीडियम, यानी कि कोई सॉल्युबल ऐसा है जिसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो एक्वस यानी कि पानी में कम है, तो हमें अगर पानी वाला ड्रग बनाना है तो हमें उनकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और उसी बढ़ाने की टेक्निक को हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक बोलते हैं। जब आए आप इसको भी लिख के आना, देन सॉल्युबिलिटी को लिख के आना, देन आप लिख के आना कि यहाँ बेसिकली हमारे 5 से 6 तरीके हैं, तो यहाँ पे टोटल हमारे 6 मेथड है, और ये डायग्राम भी बना के आ जाना क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो अगर आप ये सब लिख के आ जाओगे तो भाई आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो टोटल आप इस तरह लिख के आना कि पहले हमारे पास आता है पीएच चेंज, देन हमारे पास आता है को-सॉल्वेंट, देन थर्ड आता है पार्टिकल साइज रिडक्शन, फोर्थ आता है सॉलिड डिस्पर्जन, फिफ्थ आता है हाइड्रोट्रॉपी मेथड एंड सिक्स्थ आता है कॉम्प्लेक्स। इनके बारे में बात करते हैं। पहले हमारे पास आता है पीएच चेंज। अब देखो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली जो हमारे एसिड और बेस होते हैं ना, उसमें हमारे जैसे आपको ये पता है कि हमारा पीएच नंबर 0 से 14 तक होता है, और 7 तक देखा जाए हमारा न्यूट्रल यानी कि H2O होता है। अब 7 से नीचे जितने भी है वो सारे के सारे कंपाउंड हमारे एसिड कहलाते हैं, और 7 से बड़े वाले सारे हमारे बेस कहलाते हैं। अब एसिड में भी जो हमारे इधर की साइड है, तो जो हमारे पास के यानी कि 0 1 2 3 4 है, ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएंगे, और जो हमारे इधर दूर के हैं यानी कि देखा जाए 10 11 12 12 हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे। तो जो इनके पास यानी कि पानी के पास देखा जाए तो लगभग 5 6 वाले जो हमारे होंगे वो वीक एसिड कहलाएंगे, और इधर देखा जाए 7 8 9 वाले ये हमारे वीक बेस कहलाएंगे। अब इनका जो पीएच है वो लगभग हमारे वाटर के बराबर होता है। तो ये रीजन है कि इनकी वजह से क्या होगा कि जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस है, यानी कि नॉर्मली एसिड में जो हमारे वीक एसिड और वीक बेस है ना, वो हमारे पार्शियली सॉल्युबल यानी कि पुअरली सॉल्युबल होते हैं, यानी कि उनको जब हम पानी में डिसॉल्व
डिसॉल्व करेंगे तो वो अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगे, क्योंकि उनका जो पीएच है वो लगभग सेम हमारा हो जाता है। ये रीजन है कि वो डिसोसिएट तो होंगे लेकिन अच्छे से डिसोसिएट नहीं होंगे, अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगे। तो अब हमें उनको बढ़ाना है, तो देखो पीएच की वजह से दिक्कत हुई तो हम क्या कर सकते हैं कि पीएच को एडजस्ट कर दें तो हम इनकी सॉल्युबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो नॉर्मली क्या है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग दैट इज आइदर अ वीक बेस और वीक बेस एसिड, यानी कि जो हमारा वीक बेस या वीक एसिड होगा उनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है, तो उसकी सॉल्युबिलिटी को हम बढ़ा सकते हैं बाय एडजस्टिंग द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। अब पीएच एडजस्टमेंट हम यहाँ करके बढ़ा सकते हैं। पीएच को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक होता है साल्ट फॉर्मेशन, कि हम यहाँ पे एसिड बेस भैया तो हम रिएक्शन करके साल्ट फॉर्म कर दें तो हम पीएच को चेंज कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है एडिशन ऑफ बफर, यानी कि हम बफर को ऐड कर देंगे जो पीएच के रजिस्ट को चेंज करता है हमारा, लेकिन उसका खुद का भी थोड़ा बहुत कुछ पीएच होता है, तो हम उसको करके क्या कर सकते हैं, थोड़ा पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको इतना डिटेल्स में नहीं जाना, आपको सबके बारे में थोड़ी थोड़ी लाइन लिखनी, तो आप इतना लिख के आ जाओगे आपके लिए बहुत है। तो पहला हो गया हमारा पीएच चेंज के ऊपर। सेकंड हमारे पास आता है को सॉल्वेंट वाला फंडा। अब इसमें क्या करना हो, देखो नॉर्मली हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारा कोई सॉल्यूट है उसको सॉल्वेंट में हम यहाँ पे डिसॉल्व करेंगे, हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। अब मान लो कि ये सॉल्वेंट क्या सॉल्यूट क्या है, इसमें पुअरली डिसॉल्व है, यानी कि अच्छे से इसमें डिसॉल्व नहीं हो रहा हमारा नॉर्मली। तो हम क्या करेंगे कि इसी सॉल्वेंट की जगह एक को सॉल्वेंट ले आते हैं, और को सॉल्वेंट हमारा क्या होगा, ऐसा को सॉल्वेंट लेंगे जिसमें ये सॉल्यूट हमारा अच्छे से डिसॉल्व होगा। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि इस वाले सॉल्यूट को हम इस को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे, और जब ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा यानी कि इसमें डिसॉल्व होगा, देन इस पूरे को हम अपने मेन सॉल्वेंट में डाल के अपने इस पूरे सॉल्यूशन को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, इट इज द टेक्निक टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग इन लिक्विड बाय यूजिंग को सॉल्वेंट विच यूज कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। तो एग्जांपल जैसे हम 2-पायरोलिडिन या फिर यहाँ पे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, इनका इस्तेमाल कर सकते हैं को सॉल्वेंट, जो क्या करेंगे सॉल्यूट को इसमें डिसॉल्व करेंगे, देन ये पूरा हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर अच्छा खासा हमारा सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाएगा। थर्ड हमारा आता है पार्टिकल साइज रिडक्शन। तो आपको ये पता है कि जैसे हमारे जो नॉर्मली क्या, मान लो मेरे पास एक ये है, तो अगर मैं इसको पानी में डालता हूँ तो ये अंदर जाएगा और ये एरिया हमारा पानी के साथ मतलब इंट्रैक्शन करके डिसॉल्व होना शुरू होगा, तो इसको टाइम लगेगा। लेकिन वहीं क्या करूं, मैं इसको तोड़ दूं, तो जब मैं इसको तोड़ दूंगा 2 पार्ट हो गया। तो अब देखो ये और इधर भी हमारे 4 पार्ट क्या करेंगे, पानी में यहाँ पे क्या डिसॉल्व होंगे। अब मैं इनको भी तोड़ दूं, मैंने इसको भी कट कर दिया 2 पार्ट्स में, तो मेरे एक ये 3 तरीके हो गए, फिर ये हो गए, और इसको भी कट कर दिया तो ये हो गया। तो अब आप देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक तरह से सरफेस एरिया बढ़ा दिया, कि मैंने इस ड्रग को तोड़ तोड़ के ज्यादा एरिया कर दिया, जो अब मेरा पानी क्या होगा, हर तरफ से इन पे अटैक करेगा तो जल्दी डिसॉल्व होगा। तो यहाँ पे क्या कि अगर हम अपने पार्टिकल साइज को डिसॉल्व करते हैं तो हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, और सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो नॉर्मली क्या है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इज आल्सो डिपेंडेंट ऑन पार्टिकल साइज, सो बाय डिक्रीजिंग द पार्टिकल साइज वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग। और ये नॉर्मल है, आपने देखा होगा कि आप बड़े, अगर मान लो चीनी या कुछ और है बड़े हैं, उसको आप डालोगे दूध में या पानी में तो वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, लेकिन वहीं जो बूरा आता है या जो पाउडर फॉर्म में चीनी आती है उसको डिसॉल्व करोगे तो वो जल्दी घुल जाती है, क्योंकि पाउडर है तो भाई उसका जो सरफेस एरिया वो ज्यादा होता है और वो जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। तो यही यहाँ पे पूरा काम आता है। तो जो पार्टिकल साइज है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं बाई माइक्रो आयोनाइजेशन, हमने मतलब छोटे छोटे को करके, या नैनो सस्पेंशन के द्वारा हम उनको साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, या नॉर्मली ग्राइंडिंग करके भी हम साइज को रिड्यूस कर सकते हैं। फोर्थ हमारे पास आता है सॉलिड डिस्पर्जन। अब इसमें क्या होगा, नॉर्मली कि जो हमारा पुअरली सॉल्युबल ड्रग होगा उसको हम हाईली सॉल्युबल सॉलिड हाइड्रोफिलिक मैट्रिक्स में डिस्पर्ज कर देंगे अंदर, और जिससे उसकी जो सॉल्युबिलिटी है बढ़ जाएगी। अब नॉर्मली मैंने यहाँ पे आपको क्या दिखाया कि ये मान लो मेरे पास पानी है और ये मेरा सॉल्यूट है। अब मान लो ये अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि ये पानी नेचर का, और आपको पता है भाई नेचर जब सेम होगा तब अच्छे डिसॉल्व होता है। तो मैं क्या करूँ कि मैं इस सॉल्यूट जो हमारा है इसके ऊपर एक हाइड्रोफिलिक की यानी कि पानी की परत इस तरह इनको कवर कर दूँ। तो अब आपको पता है कि ये भाई पूरा वाटर ही हो गया। तो अब क्या करूँगा कि अब अगर मैं इनको यहाँ डालूंगा तो ये पानी तो ये क्या होगा, अच्छे से डिसॉल्व होगा, और यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक नेचर आएगा तो ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या करेंगे, जो हमारा नॉर्मल पुअरली सॉल्युबल ड्रग होगा उसको हम हाईली सॉल्युबल सॉलिड के अंदर यानी कि जो हाइड्रोफिलिक पानी के नेचर की मैट्रिक्स होगी उसमें डिस्पर्ज कर देंगे, तो इससे हमारी जो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो एग्जांपल हम हाइड्रोफिलिक कैरियर का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। लास्ट हमारे पास फिफ्थ हमारे पास आती है हाइड्रोट्रॉफी। तो इसमें क्या होती है कि बाई एडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ सेकेंडरी सॉल्यूट इंक्रीज द एक्वा सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर इन सॉल्युबल ड्रग। तो नॉर्मली यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारे पास यही था जो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट है और यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास सॉल्वेंट है, यहाँ सॉल्यूट है। तो हम क्या करेंगे, इस सॉल्यूट के जैसा एक और हम ऐसे सॉल्यूट लेंगे जो इसमें अच्छे से डिसॉल्व है। जैसे हमने पिछली बार सॉल्वेंट ले लिया था इस तरह, इस बार हम इसे सॉल्यूट लेंगे। तो ऐसे सॉल्यूट लेके यानी कि सेकेंडरी सॉल्यूट लेंगे जो हमारी सॉल्युबिलिटी को पूरा ओवरऑल इंक्रीज कर देगी, और जब हमारी इंक्रीज हो जाएगी तो बाकी की भी हमारी इंक्रीज होकर ओवरऑल हमारे साथ मिक्स हो जाएगा। जैसे हमारी सॉल्युलाइजेशन अब जो थियोफाइलिन है इसका इस्तेमाल करेंगे हम सोडियम बेंजोएट के साथ में या फिर सोडियम एसिटेट के साथ में, तो ओवरऑल हमारी जो ये ड्रग है इसकी क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और एडिटिव में हम इस्तेमाल कर रहे हैं सोडियम बेंजोएट का या फिर सोडियम एसिटेट का। यानी कि नॉर्मली थियोफाइलिन जो हमारा है वो पानी में डिसॉल्व अच्छे से नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम इसको इस यानी कि सोडियम बेंजोएट या फिर सोडियम एसिटेट के साथ डिसॉल्व करेंगे तो हमारी इसकी सॉल्युबिलिटी भी ओवरऑल बढ़ जाएगी और हमारा जो सॉल्यूशन है वो अच्छे से बन जाएगा।
अब लास्ट हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्सेशन। अब देखो कॉम्प्लेक्सेशन क्या होता है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन ऑफ टू और मोर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म अ नॉन बॉन्डेड एंटिटी। इट इज यूज्ड टू इंप्रूव बायोबिलिटी ऑफ पुअरली सॉल्युबल ड्रग। अब नॉर्मली मान लो कोई हमारे पास ये ड्रग है और ये सॉल्युबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसी के साथ कुछ यहाँ पे ईडीटीए वगैरह जैसे चिलेटिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे। अब वो क्या करेंगे, इस पूरे के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देंगे, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने से हमारी जो ओवरऑल सॉल्युबिलिटी या बायोबिलिटी है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। इसको आपने मतलब अपने एनालिसिस में या फिर आपने कॉम्प्लेक्समेटिक टाइट्रेशन में थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन यूनिट यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें आप इसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। तो नॉर्मल मान लो कि हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स एक प्रोसेस होती है जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ देते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को हम कॉम्प्लेक्सेशन बोलेंगे, और जो हमारा फॉर्म होगा इसको हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स की मदद से जो हमारे पुअरली सॉल्युबल ड्रग है उसकी बायोबिलिटी को हम यहाँ पे इंक्रीज कर देते हैं। एग्जाम्पल जैसे चिलेट्स है तो हमारा ईडीटीए होगा, तो ईडीटीए के साथ हम ड्रग को ऐड करके उसकी बायोबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे ओवरऑल सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट टेक्निक। मैंने थोड़ा अच्छे से स्लोली और डिटेल्स में आपको समझाया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। तो जब भी आएगा आप पहले ये लिख के आ जाना, फिर सॉल्युबिलिटी को लिख के आ जाना, फिर ये मेथडों को अच्छे से लिख के आ जाना, ऐसे ही देखो दो पार्ट में, फिर इस डायग्राम को अलग से बना के आ जाना। देन आपके जो यहाँ पे 6 मेथड है इनको जब आप लिखोगे आपके लगभग 3-4 पेज भर जाएंगे। तो जितने भी नंबर में आएगा आपका ये सूटेबल है। तो अब हमारे पास यूनिट सेकंड का जो लास्ट वाला चैप्टर था फार्मास्यूटिकल कैलकुलेशन, मतलब पहला था लेकिन इंपोर्टेंस के बेस पे हमने लास्ट में रखा है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो देखो मोस्ट अंडररेटेड क्वेश्चन में मेनली हमारा एम्पिरिकल और मैट्रिक्स सिस्टम के बारे में आता है, तो इसको समझते हैं। पहले हम बात करते हैं कि पूरा कैलकुलेशन वाला फंडा क्या होता है। तो देखो जो हमारी फार्मेसी है उसमें एक ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडी हो जाती है कैलकुलेशन के बारे में, क्योंकि नॉर्मली आप लोग मेडिसिन बनाना सीख गए, लेकिन अगर आपको मेडिसिन प्रिपेयर करनी है या फिर डिस्पेंस करनी है तो आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। जैसे हमने नॉर्मली देखा कि हम एक कंपाउंड पाउडर में हम अपने एपीसी बना रहे थे, तो एपीसी में हमारा एस्पिरिन था, जहाँ पे हमारा पैरासीटामोल था, कैफीन था, ये हमारा कितना ग्राम था, 50 ग्राम था, ये हमारा 150 था, ये हमारा 300 था। तो कैलकुलेशन में कितना कैसे ऐड करना है, तो ये सब फंडा आपको कैलकुलेशन में आना चाहिए, तब आप जाके किसी ड्रग को प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसीलिए हमारी प्रिपेयरिंग और डिस्पेंसिंग मेडिसिन में काफ़ी मेन रोल प्ले करती है कैलकुलेशन। इसके अलावा जब हमको एनालिसिस करनी है, कोई भी केमिकल प्रिपेयर करनी है या हमको रिजल्ट फाइंड आउट करना है, तब भी हमें कैलकुलेशन ही मदद करेगी। और ओवरऑल क्या है कि एन एरर मेड इन डोजेस कैलकुलेशन कैन हार्म अ पेशेंट। और अगर हम इनको अच्छे से ना पढ़े तो अगर कोई एरर हमारी डोजेस फॉर्म में क्रिएट हो जाता है तो वो पेशेंट को भाई हार्म क्रिएट कर सकता है। तो यही रीजन है कि कैलकुलेशन हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मेनली बात करते हैं वेट एंड मीजर्स के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आपका इस तरह भी आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन वेट एंड मीजर, यानी कि इसको आप कैसे करोगे, या सिस्टम के बारे में लिखो जो वेट एंड मीजर को बताते हैं, या फिर डायरेक्टली आपका एम्पिरिकल या फिर मैट्रिक के बारे में आ जाता है। तो देखो ड्यूरिंग एनालिसिस इंग्रेडिएंट एंड सब्सटेंस आर कैलकुलेटेड एंड मीजर अकॉर्डिंग टू फॉर प्रिपेयरिंग कंफर्ट, यानी कि हमें उसको कैलकुलेट और मीजर करना बहुत जरूरी है। तो जो हमारे सब्सटेंस है उसको हम दो तरीके से अपने मीजर कर सकते हैं। पहला हमारा सिस्टम आता है एम्पिरिकल सिस्टम, दूसरा हमारे पास आता है मैट्रिक सिस्टम। अब देखो जो एम्पिरिकल सिस्टम है ना वो हमारा एक ओल्ड सिस्टम था, यानी कि अभी नहीं चल रहा है, ये पहले जमाने में राजा महाराजा ये बहुत पुराने जमाने में चला करता था, जो ब्रिटिश वाला टाइम था। तो इसको सबसे पहले 1824 में इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके अंडर में, ब्रिटिश वेट एंड मीजर एक्ट, यानी कि 1824 का एक एक्ट था, इसके अंदर में इसको लाया गया था। और ये हमारा ज़्यादा नहीं यूज होता था, इवन हमारा जो यूनाइटेड स्टेट है ना उसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसको बाद में 1970 में हमारा जो एक मैट्रिक सिस्टम था ना उसके द्वारा रिप्लेस कर दिया गया था। बाकी इसके अंदर मेनली दो सिस्टम आते थे हमारे, अवेडियोपेइक या एफोथेरिक सिस्टम, नाम ऐसे ही है। इसको ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा नहीं आता, अगर आता है तो आप इतना लिख के आ जाओगे बहुत है। अब जो एवेडियोपेइक है इतना याद कर लो, इसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारी आउंस या फिर पाउंड इस्तेमाल की जाती थी, और जो एपोथेरिक है उसमें हमारी ग्रेन्स इस्तेमाल की जाती थी वेट के लिए, और हमारी पिंट, क्वार्टर या फिर गैलन इस्तेमाल की जाती थी हमारे वॉल्यूम जो हमारे नापते हैं उसके लिए। तो ये हमारा हो गया एम्पिरिकल सिस्टम वाला। अब देखो जो मैट्रिक सिस्टम है उसको फ्रांस में क्रिएट किया गया था 1799 में, और हमने जैसे देखा था 1920s में वो हमारा उधर भी रेडी हो गया था, जो यूनाइटेड स्टेट है यानी कि वो मेन चलने लगा था ये वाला सिस्टम। अब ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज सिस्टम है, और ये हमारा वेट एंड वॉल्यूम दोनों को मीजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इनकी जो यूनिट मेनली हमारी मीटर होती है, जिसका हम देखते हैं लीटर होती है और ग्राम होती है, और यही हमारी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है ना, कि लेंथ में देखा जाए कितना मीटर है, क्या मीटर है, और मतलब वॉल्यूम में देखा जाए तो 1 लीटर दूध 2 लीटर दूध दे दो, और ग्राम में देखा जाए कितने किलो का है, तो भाई 500 ग्राम का है, या किलो ही ग्राम हमारा बाद में किलोग्राम में बदल जाता है। अब ये क्या है कि इट इज बेसिकली अ डेसिमल सिस्टम इन विच द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन इज डन बाय 10, और इसमें मेनली हमारे 10 का बहुत बड़ा रोल होता है, इसी के द्वारा सब बनता है। और जो हमारे नॉर्मल देखा था स्टैंडर्ड वेट के लिए तो किलोग्राम आ जाती है, शॉर्ट में देखा था तो ग्राम आ जाती है, वही सारा फंडा है। अब एक बार हम यहाँ पे अच्छे से समझ लेते हैं, ये पूरा वेट के लिए है तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हमारा 1 किलोग्राम है, यानी कि नॉर्मली बोलते हैं ना 1 किलो, तो 1 किलो में हमारा 1000 ग्राम होता है। अब इसके बारे में यार ऑलरेडी जानते हो, बाकी फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो 1 किलो में
में 1000 ग्राम होता है, एक हेक्टोग्राम में हमारा 100 ग्राम होता है, जो हमें ग्राम के बारे में जानना है, और एक डेकाग्राम में यानी कि डी जो बड़ा ग्राम है इसमें हमारा 10 ग्राम होता है। बाकी एक ग्राम के अंदर हमारा नॉर्मली 1 ग्राम होता है, क्योंकि ग्राम हमारी मेन है तो हम ग्राम में सब समझ रहे हैं। बाकी एक डेसीग्राम में देखा जाए तो हमारा 0.1 ग्राम है, एक सेंटीग्राम में देखा जाए तो 0.01 ग्राम है, मिलीग्राम में देखा जाए तो 0.001 ग्राम है, और माइक्रोग्राम में देखा जाए तो 0.00061 ग्राम है, और इधर और ज़्यादा हो गया तो इतना तो नहीं आएगा, आप जितना मर्जी लिख के आ सको, यहाँ तक तो एटलीस्ट लिख के आई था ना। तो ये आपका हो गया ग्राम के बारे में, यानी कि 3 ऊपर दिया आपने ग्राम, तो 3 यहाँ तक आप लिख के आता ना, आपका ये बहुत हो जाएगा। देन यहाँ पे और अगर बात करें तो 1 ग्राम में अगर इसको उल्टा करके देखें तो 1 ग्राम में कितना क्या होगा, तो 1 ग्राम के अंदर 1 डेकाग्राम यानी कि 0.100 डेकाग्राम, 1 ग्राम में 0.010 हेक्टाग्राम, और 1 ग्राम के अंदर 0.001 किलोग्राम, क्योंकि भाई इसका उल्टा कर दो। और यहाँ पे देखा जाए तो 1 ग्राम में आपका लगभग 10 डेसीग्राम, 1 ग्राम के अंदर 100 सेंटीग्राम, 1 ग्राम के अंदर 100 मिलीग्राम, अब सॉरी 1000 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम तक आप लोग लिख के आता ना। और 1 ग्राम के अंदर आपका यहाँ पे क्या है, इकाई दही सैकड़ा 1000 1000 लाख 10 लाख माइक्रोग्राम है। ऐसे कौन कौन भाई काउंट करता, फटाफट बताओ। तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा सबके बारे में। तो देखो आ जाता है, 2 लाइनें लिखनी है, और ये आपको पता ही है इसके बारे में, तो लिख के आता ना, काम हो जाएगा। बाकी वॉल्यूम में देखा जाए तो भैया 1 किलो लीटर, यानी कि 1 किलो लीटर में आपका 1000 लीटर होता है, और नॉर्मली हम लीटर में नहाते हैं तो 1 लीटर में आपका 1000 मिलीलीटर होता है, और 1 लीटर में नॉर्मली आपका देखा जाए तो माइक्रो लीटर में देखा जाए तो लगभग आपका 1 लाख माइक्रो लीटर हो जाता है। तो ये हो गया वॉल्यूम के बेस पे। अब लेंथ में देखा जाए तो आपका 1 किलोमीटर, कहते हैं ना हम 1 किलोमीटर चले, तो 1 किलोमीटर में आप 1000 मीटर चलते हो। आप 1 मीटर में नॉर्मल देखा जाए तो 1000 मिलीमीटर चलते हो, और 1 मीटर में नॉर्मल देखा जाए तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि सब कुछ आपको मीटर में पता चल गया, और 1 सेंटीमीटर में आपके 10 mm होते हैं। तो इस तरह सारी बातें, यानी कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 1000 mm, या नॉर्मली 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm यानी कि मिलीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे 1000 मिलीमीटर होते हैं। तो ये हमारा लेंथ के बारे में। तो वॉल्यूम लेंथ, वॉल्यूम, और ये हमारा किलोग्राम, ये तीनों फंडा आपका हो गया होगा। बाकी थोड़ा बहुत अगर कन्वर्जन टेबल भी देख लें कि आ जाता है, देखो ये भी कई बार लॉन्ग साथ में आ जाता है, तो ये सब लिख के आ जाना। कन्वर्जन टेबल में देखा जाए तो 1 किलो हम यहाँ पे लगभग 22 LB, अब LB हमारा पाउंड था जो हमारा उधर इंपेरिकल सिस्टम था उसमें हो गया, और 1 आउंस में OZ हमारा आउंस था, इसमें लगभग 30 ग्राम होते हैं, कभी देखा जाए थोड़ा नजर डाल लेना। अब यहाँ पे 1 पाउंड के अंदर आपका 450 मिलीग्राम होता है, और 1 ग्रेन जो हमारा ग्रेन हमने नॉर्मल देखा था उसका, उसमें 65 मिलीग्राम होते हैं। तो ये हो गई कन्वर्जन टेबल। नॉर्मल देखा था आपने ये सुना होगा वॉल्यूम के लिए कि भाई 1 ड्रॉप इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो 1 ड्रॉप जो आप बोलते हो उस 1 ड्रॉप में लगभग हमारा 0.06 ml हमारा मतलब कंटेंट वॉल्यूम होता है। फिर 1 टीस्पून आप बोलते हैं ना 1 चम्मच ले लेना, तो जहां बात हो रही होती है 1 चम्मच, वहां पे बात होती है कि आप लगभग 5 ml वाले सॉल्यूशन को लोगे। 1 टेबल स्पून फुल, यानी कि आप पूरी जो टेबल स्पून फुल लोगे वो आपकी लगभग 15 ml हो जाती है, और आप जो बोलते हो 1 टी का फुल, यानी कि आप जो लगभग 1 कप ले लेना, तो वहां बात हो रही होती है 100 से 120 ml मतलब सॉल्यूशन के बारे में। तो ये तो भाई आपके लिए इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको रियल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा काम करेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा कन्वर्जन के बारे में। तो ये पूरा हमारा हो गया फार्मास्यूटिकल की इंपेरिकल और हमारी नॉर्मली मैट्रिक सिस्टम के बारे में। आता है तो आप इसको जो है अच्छे से लिख के आ सकते हो। अब कई बार डिफरेंस के बेस पे देखो ये आता है यार, अंडररेटेड क्वेश्चन है, इस पे ध्यान नहीं देते, तो ये वाला आपको आता है, ये आपको आता है, ये आपको आता है। इंपेरिकल वाला नहीं आता तो मैंने उसको यहाँ लिखाया भी नहीं है, आपके सिर्फ डेफिनेशन देके 2 टाइप लिख दिए हैं, तो ये आप करके आ जाओगे। उसके बाद कन्वर्जन में चलो ऊपर वाला आपको थोड़ा कम आता होगा, अगर ये याद भी ना हो तो ये वाला जो आपको वॉल्यूम वाला है इसको आप करके आ जाना। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड राइट मेथड ऑफ एडजस्टिंग इट। तो देखो ये क्वेश्चन पहले बहुत बार आता था, अभी थोड़ा कम हो गया क्योंकि भाई इनऑर्गेनिक में भी आना है, इसको 3rd सेमेस्टर में भी आना है, तो बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन होता है ये। तो मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी आप लॉन्ग में भाई इनऑर्गेनिक में देख लेने जाके, सारा कुछ वहाँ ऑल में समझाया है, और 3rd सेमेस्टर में भी आपके काम आएगा। 3rd सेमेस्टर में तो पूरी यूनिट 5th है आपकी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की, इसी के ऊपर, ठीक है। अब नॉर्मल देखा जाए तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन एक्चुअल में होते क्या है, तो देखो नॉर्मली क्या है कि जब हम कोई सॉल्यूशन तैयार करते हैं तो उस सॉल्यूट को हम क्या करते हैं, सॉल्वेंट में मिलाते हैं। अब नॉर्मल मैं आपको दिखा देता हूं, तो एग्जाम्पल के लिए समझो कि मेरे पास यहाँ पे 100 ml पानी है, ठीक है, क्वांटिटी में बात करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास सॉल्यूट है, और सॉल्यूट मैंने सिर्फ 5 ग्राम लिया। तो जब मैं इस 5 ग्राम सॉल्यूट को इस वाले सॉल्वेंट में ऐड करूंगा तो मेरा एक सॉल्यूशन बनेगा। अब मेरा क्वेश्चन आता है कि ये जो मेरा सॉल्यूशन है इसको आप डिफाइन कैसे करोगे, यानी कि कंसंट्रेशन बताओगे कैसे, क्योंकि आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि 5 ग्राम मैंने इसमें मिल दिया, आपको एक डिफाइन करना पड़ेगा टर्म में। तो इसके लिए क्या होता है कि जैसे जितना आपने इसमें घोलते हैं, तो क्या होता है जैसे हमने 5 ग्राम पानी को 100 ml पानी में घोला, अब ये हमारा बनेगा 5/100। अब इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कटने के बाद हमारा 5 रहेगा, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो सॉल्यूशन बना है ये हमारा 5%
वेट बाई वॉल्यूम है, यानी कि हमने 5 ग्राम लिया तो ये ग्राम है हमारा वेट है और ये 100 ml हमारा वॉल्यूम है। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा ये क्या बनेगा, 5% वेट बाई वॉल्यूम का सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारा किस तरह बनेगा, तो मान लो कि मैंने ये 5 ग्राम NaCl लिया था, क्या लिया था, NaCl लिया था। तो ये जो मेरा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, यानी कि ये मेरा NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा 5% का। मान लो मैंने NaCl की जगह कोई और लिया होता, मान लो मैंने बोरिक एसिड लिया है, तो ये 5% वेट बाई वॉल्यूम का बोरिक एसिड ऐसे सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अब अगर मेरे से कोई पूछता है कि इस वाले सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये इसकी कंसंट्रेशन है 5% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, यानी कि इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी 5%। अब ये इसी तरह डिफाइन होगा, मान लो मैंने 5 ग्राम की जगह जहां 0.5 ग्राम ऐड किया, तो यहाँ पे 0.5 करोगे तो 0.5 हो जाएगा, जितना ऐड करोगे उतना परसेंट निकल आएगा, क्योंकि आप 100 ml में ऐड कर रहे हो ना। तो जितने ग्राम करोगे, मान लो आपने यहाँ 10 ग्राम ऐड किया तो यहाँ पे 10% हो जाएगा, ठीक है, इस तरह आपका चलेगा। अब एक एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे 1000 ml पानी ले लिया, तो जब 1000 लोगे तो देखो किस तरह काम करेगा। मैंने यहाँ 1000 ml पानी लिया और मैंने यहाँ पे 9 ग्राम ऐड कर दिया, क्या किया, 9 ग्राम NaCl मैंने 1000 ml पानी में डिजोल्व किया। तो जब मैं इसको डिजोल्व करूंगा तो देखो क्या होगा, 9 ग्राम, अब मैंने कितने में ऐड किया, 1000 में ऐड किया। अब परसेंटेज में करना है तो मैं यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जहां से एक ये कट गया, ये कट गया, एक बचा 10, तो जब इसको करेंगे 0.9 आ जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का एक NaCl सॉल्यूशन बन जाएगा। तो ये हो जाएगी इसकी कंसंट्रेशन। तो ये जो आपको दिख रही होगा वो आपको कंसंट्रेशन का फंडा क्लियर हो गया होगा। अब ये जो आपने कंसंट्रेशन देखी ना, इसी को हम एक टर्म से और डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टॉनिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टॉनिसिटी, यानी कि एक तरह से बोलेंगे कि इसकी टॉन कितनी है। टॉन का मतलब क्या है कि इसमें कितना भाई NaCl, कितनी आकार है तेरे अंदर, के अंदर कितना क्या भरा है, ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ पे बोलेंगे कि इस सॉल्यूशन की कितनी टॉन है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर कितनी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो सॉल्यूट हमारा 9 ग्राम था, तो ओवरऑल जो हमारी इसकी टॉनिसिटी क्या हो जाएगी, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन हो जाएगी। तो टॉनिसिटी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मेन हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। आइसो का मतलब होता है सेम, और टॉनिसिटी का मतलब, टॉनिक का मतलब क्या होता है, टॉनिसिटी, और टॉनिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मेरा एक बी सॉल्यूशन था जो मैंने यहाँ पे तैयार किया, ये मेरा पूरा तैयार हो गया, तो ये मेरा एक बी सॉल्यूशन हो गया 0.9% का। अब यहाँ पे मैंने एक सॉल्यूशन और ले लिया ए। अब अगर यहाँ पे क्या होगा कि जो मेरा ए सॉल्यूशन, जो मेरा बी सॉल्यूशन, जब इन दोनों के कंसंट्रेशन की, यानी कि जो हमारा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होगी ना, तब ये मेरे दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम होंगे, और तब ये मेरे कहलाएंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। यानी कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन कोई एक सॉल्यूशन नहीं होगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे एक्चुअल में 2 सॉल्यूशन होते हैं जो आपस में क्या होते हैं, एकदम मैच करते हैं। और मैच करने का मतलब क्या है कि उनके जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो मेरे 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर होगी। तो ये हमारे कहलाते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अब मान लो मैंने ये सॉल्यूशन लिया और इसी के जैसा मैंने एक और यहाँ पे सॉल्यूशन ले लिया, तो ये दोनों सॉल्यूशन मेरे आइसोटोनिक तब कहलाएंगे जब मेरा जो ये वाला सॉल्यूशन है इसमें भी मेरा 0.9% वेट बाई वॉल्यूम का NaCl प्रेजेंट होगा, तो ये सॉल्यूशन भी मेरा क्या है, आइसोटोनिक कहलाएगा। तो इस तरह मेरे यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन डिफाइन होते हैं। तो देखो यहाँ पे किस तरह डिफाइन करेंगे कि दीज आर दो सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ वन सॉल्यूशन इज सेम एज द सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ अनदर सॉल्यूशन। यानी कि एक सॉल्यूशन की जब कंसंट्रेशन दूसरे सॉल्यूशन से एकदम सेम होगी तब ये मेरे क्या कहलाएंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल हमारा आता है 0.9% वेट बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि जो मैंने अभी यहाँ पे एलिसिड सॉल्यूशन तैयार किया कि मैंने जिसमें 9 ग्राम अपने NaCl को मैंने 1000 ml पानी में डिसॉल्व किया, तब मेरा ये मिला। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या लें, डायरेक्टली हम क्या करें, 0.9 ग्राम NaCl को ले लें। क्या करें, हम डायरेक्टली 0.9 ग्राम NaCl को ले लेंगे। तो इसके लिए फिर हमें 100 ml पानी लेना पड़ेगा, यानी कि इसको अगर हमें भाई छोटे वर्जन में तैयार करना है, हमको 1000 ml में नहीं चाहिए, तो आप 0.9 ग्राम NaCl को 100 ml पानी में डिसॉल्व कर दो, तो आपका डायरेक्टली 0.9% वाला सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इस तरह भी हम इसको बना सकते हैं। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी भाई, क्या रीजन है आखिर भाई, क्यों हम इसको बना रहे हैं, क्या वगैरह बनाते हैं। जैसे मान लो हमने अपना इंजेक्शन वगैरह बनाया, अब आपको पता है कि इंजेक्शन हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी में लगाएंगे, और जब बॉडी में लगेगा तो बॉडी में लगने के बाद ओवरऑल हमारे ब्लड में जाएगा, और जब ब्लड में जाएगा तो देखो ब्लड के अंदर ऑलरेडी एक क्या, सॉरी, हमारा जो ब्लड वेसल में जाएगा तो वहां पे ब्लड प्रेजेंट है, और ब्लड हमारा ऑलरेडी एक सॉल्यूशन होता है। अब ब्लड हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या सिचुएशन बनी कि एक हमारे पास बन गया ये ब्लड का सॉल्यूशन जो हमारे क्या ऑलरेडी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, ये ब्लड बन गया, और एक हमारे पास क्या है जो हमने यहाँ से बनाया, जैसे मान लो हमारे आईवी के इंजेक्शन वगैरह को, ये बन गया। अब ये आईवी क्या हो रहा है, हमारे इस ब्लड वेसल में जाके, यानी कि हमारे ब्लड के साथ मिलेगा, जाके क्या होगा, हमारे ब्लड के साथ मिलेगा। अब यहाँ पे 2 कंडीशन आती हैं। अब जो ब्लड है भाई ये भी एक सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है कि हमारे ब्लड के कुछ हमारे ब्लड के सेल्स होते हैं, आपने ये HAB में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी। तो जो ब्लड के सेल्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा हमारा होता है उसमें मिला होता है। तो ब्लड सेल हमारे होते हैं लगभग 45%,
यानी कि इसको हम बोलते हैं नॉर्मली फॉर्म एलिमेंट, और जो हमारे प्लाज्मा होता है वो लगभग 55% होता है। तो ये दोनों मिलकर हमारे क्या एक सेल्स बनाते हैं, मतलब पूरा का पूरा ब्लड बनाते हैं, जिसको हम एक सॉल्यूशन बोल देते हैं। अब इसमें कुछ NaCl की मात्रा होती है, तो वो लगभग 0.9 होती है। इस वजह से ओवरऑल जो हमारा ब्लड है उसकी टोनिसिटी हमारी निकल के आती है 0.9%। कितनी निकल के आती है? 0.9% निकल के आती है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे कि जो हम यहाँ से ड्रग अप्लाई इसमें कर रहे हैं, अगर ये ड्रग जब हमने इस्तेमाल किया और इसकी जो टोनिसिटी है यानी कि वो अगर हमारी 0.9 के बराबर नहीं हुई, तब क्या होगा कि भाई अगर यहाँ ब्लड है, अब इसका पूरा सॉल्यूशन 0.9% टोनिसिटी पे काम कर रहा है। अब हमने क्या किया, यहाँ से जो ड्रग डाला है ब्लड के अंदर उसकी टोनिसिटी एकदम एग्जैक्ट सेम नहीं है। तो अगर ऐसी सेम नहीं होगी तो जो ड्रग है वो हमारे ब्लड में जाके हमको क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा, जलन कॉज करेगा, और ओवरऑल हो सकता है कि हमें एक भारी नुकसान यानी कि डैमेज भी कॉज कर सकता है। और अगर ऐसा होगा तो कई बार जान का भी खतरा हो जाता है। यही रीजन है कि जो हमारे जितने भी ड्रग सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी के अंदर यूज के लिए बनाए जाते हैं, उन सब की टोनिसिटी हम क्या करते हैं, अपने ब्लड की टोनिसिटी के बराबर रखते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और वो जो ड्रग है वो हमारी बॉडी यानी कि ब्लड में जाने के बाद भी कोई दिक्कत ना हो। अभी सोचने की बात है ना, आप सोचते हो कि हमने इंजेक्शन लगाया, बॉडी के अंदर हमारे ड्रग चला गया, लेकिन उस ड्रग ने जाने के बाद बॉडी में कोई नुकसान नहीं किया बल्कि फायदा दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हम ड्रग बनाते हैं वो ड्रग हम इस तरह बनाते हैं कि उसकी जो टोनिसिटी है वो हमारे ब्लड की टोनिसिटी के बराबर हो, जिससे हमारी बॉडी में जाके कोई नुकसान ना हो, कोई इरिटेशन ना हो। तो इफ देयर टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% NaCl देन ओके, अदरवाइज दे कॉज इरिटेशन। तो नॉर्मली हमारा ब्लड है और यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन डालेंगे उसकी टोनिसिटी हमारे ब्लड की टोनिसिटी के बराबर होनी चाहिए। अब जो हमारा ब्लड होता है ना, उस ब्लड की टोनिसिटी कितनी होती है? 0.9% NaCl के बराबर होती है। अब भाई आप यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड को निकाल के तो चेक नहीं करोगे, तो ब्लड के रिलेटेड हम क्या करते हैं कि एकदम मतलब कंसर्ट यानी कि ब्लड कितना है हमारी बॉडी में, उसके रिलेटेड एक हमने स्टैंडर्ड वैल्यू निकाली है कि जो हमारा ब्लड है उसकी टोनिसिटी होगी 0.9% NaCl। तो यही रीजन है कि जो भी हम अपने सॉल्यूशन वगैरह बनाते हैं उनकी टोनिसिटी हम 0.9% NaCl के बराबर ही बनाते हैं। अब यही हमारा होगा। तो यहाँ पे क्या है, ब्लड टोनिसिटी इज इक्वल टू 0.9% बने सॉल्यूम, तो ये हमारा होगा। तो हम यहाँ पे पूरा इसको तैयार कर सकते हैं, और इसको तैयार करने में क्या होगा, हमें 0.9 ग्राम NaCl को 100 ml पानी में मिला देंगे, या फिर हम क्या करेंगे 9 ग्राम NaCl को 1000 ml पानी में मिला देंगे, तो हमारे 0.9% NaCl का सॉल्यूशन बनकर तैयार हो जाता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और ये भी कि आखिर ये इतना जरूरी क्यों होता है। ठीक है, बाकी इसके कुछ मेथड ऑफ टेस्ट भी होते हैं। तो पहले ये समझो कि जो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन है ये आगे जाके फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। पहले हमारे पास आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो देखो आइसोटोनिक क्या था, जो हमारा सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो हमारे बाकी ब्लड के बराबर हो, यानी कि 0.9% बराबर हो। लेकिन देन हमारे पास आता है हाइपरटोनिक। अब हाइपर का मतलब होता है ज्यादा। अब यहाँ पे क्या है कि मैं वही सॉल्यूशन बना रहा था, यानी कि मैं ये सॉल्यूशन बनाया ब्लड के बराबर, लेकिन ये ब्लड के बराबर नहीं बना, बल्कि ये क्या हो गया, हमारा ग्रेटर देन 0.9% वेट बाई वॉल्यूम के बराबर बन गया। तो अगर ये हमारे जब ज्यादा बन जाता है तो ये हमारा कहलाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ये हमारे बॉडी में जाकर नुकसान करेगा, यानी कि जब हमारा सॉलिड कंसंट्रेशन है वो हमारे 0.9% NaCl सॉल्यूशन से ज्यादा हो। देन हमारा नेक्स्ट आता है हाइपोटोनिक। अब हाइपो का मतलब होता है कम। तो यहाँ पे क्या है कि मुझे बनाना था 0.9, लेकिन वो 0.9 की जगह क्या हो गया, मेरे पास 0.9% WI NaCl से कम बन गया। तो जब ये कम बन गया तो उसको हम यहाँ पे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो इस तरह मेरी दो कंडीशन निकल के आती है, एक होती है हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक होती है हाइपोटोनिक, और जो हमारी सही होती है वो मिली है आइसोटोनिक, यानी कि हमको मिली आइसोटोनिक की रिक्वायरमेंट होती है। बाकी जो हमारा हाइपरटोनिक है और जो हमारे यहाँ पे हाइपोटोनिक है, इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पे पैराटोनिक भी बोल देते हैं। तो अगर कभी आएगी पैराटोनिक क्या होता है, तो पैराटोनिक सिंपली हमारा हाइपर और हाइपो दो कंडीशन है जब जो हमारा सॉल्यूशन है वो इक्वल नहीं है, यानी कि इक्वल नहीं है, यानी कि सिंपल हम क्या लिख देंगे यहाँ पे कि जो 0.9% हमारा वेट बाई वॉल्यूम है इसके इज अनइक्वल है, यानी कि इक्वल नहीं है, या तो ज्यादा है या फिर कम है, तो वो कंडीशन हमारी पैराटोनिक कहलाएगी। जब ज्यादा है तो हमारा हाइपरटोनिक, कम है तो हमारा हाइपोटोनिक। अब देखो इसके वैसे मेथड मतलब वो भी आते हैं कि हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं पूछा तो हमने नहीं किया, मैं आपको ओरली थोड़ा सा बता देता हूँ। अब जैसे मान लो ये हमारा ब्लड है, अब यह हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लिया। मैं आपको सिंपली बताता हूँ, मान लो हमने यहाँ पे दो सॉल्यूशन ले लिए, एक हमारा ये स्टैंडर्ड है और ये हमारा टेस्ट है, यानी कि जो हम प्रिपेयर करें। ठीक है, अब ये स्टैंडर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl के बराबर होगा। ये हमारा टेस्ट है जो हमने प्रिपेयर किया है। तो दो तरीके होते हैं। पहला क्या होता है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को देखते हैं, यानी कि जैसे फ्रीजिंग पॉइंट हो गया या हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया या फिर बॉइलिंग पॉइंट हो गया। तो अगर आपको पता है कि ये दोनों सॉल्यूशन अगर सेम होंगे तो इनकी फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी हमारा सेम होगा। तो हम क्या देखेंगे कि जो हमारा स्टैंडर्ड है इनके ये मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन है इनके क्या है। अगर टेस्ट सॉल्यूशन के फ्रीजिंग, मेल्टिंग पॉइंट हमारे इसके बराबर नहीं है तो हमारा ये क्या हो जाएगा, पैराटोनिक, यानी कि या तो हाइपो होगा या फिर हाइपर होगा। और अगर ये हमारे इसके बराबर, यानी कि ये सारे पॉइंट हमारे बराबर होते हैं, तो हम बोल देंगे कि जो हमारा टेस्ट सॉल्यूशन यानी कि जो हमने बनाया है वो हमारे स्टैंडर्ड के बराबर है, यानी कि वो हमारा क्या कहलाएगा, आइसोटोनिक कहलाएगा। तो एक तरीका हमारा हो गया ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला।
तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं हीमोलिटिक मेथड। अब देखो इस मेथड में मेनली क्या होगा कि हम अपनी एक आरबीसी लेंगे। अब आपको पता है जो आरबीसी हमारी एक रेड ब्लड सेल है उसका क्या है 0.9% NaCl के बराबर होती है। तो अब हमने यहाँ पे अपने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अब यहाँ पे 3 हमारे पास कंडीशन थी। अब मान लो मैंने क्या किया इसमें पहले डाला। अब ये हमारा डिपेंड करता है ऑस्मोसिस पे। अब ऑस्मोसिस में मेनली क्या होता है कि जो हमारा सॉल्वेंट होगा ना वो हमारा यहाँ पे मूव करता है, यानी कि सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे मूव करेगा, यानी कि जो मेनली हमारा बड़े ज्यादा मात्रा में होता है वो मूव करता है। अब इसको चेक कैसे करते हैं, तो देखो नॉर्मली ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो मूव करेगा लो से हाई की तरफ, यानी कि यहाँ कम होगा वहां से ज्यादा की जगह क्या करेगा सॉल्वेंट मूव करेगा। अब पहले कंडीशन देखते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया और जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो ये हाइपरटोनिक निकला। अब हाइपरटोनिक का मतलब क्या है कि जो मेरा ये सॉल्यूशन बना वो 0.9% से ज्यादा बना। तो जब सॉल्यूशन मेरा क्या है 0.9% से ज्यादा, इसका मतलब क्या है जो मेरा सेल था रेड ब्लड सेल था उसमें 0.9 था, तो ये हमारा कम हो गया। तो जब सेल में कम हो गया और बाहर ज्यादा हो गया तो मेरा सॉल्वेंट क्या करेगा कम से ज्यादा की तरफ मूव करेगा। तो क्या होगा इसके अंदर का जो भी हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा क्या होगा सेल के अंदर से बाहर मूव कर जाता है, और बाहर मूव करने की वजह से जो मेरा सेल था वो श्रिंक यानी कि पिचक जाता है और वो मर जाता है। यही रीजन था कि हम नॉर्मली आपने जो हमने बोला था कि भाई ब्लड के अंदर सेम टोनिसिटी क्यों जरूरी है। अगर सेम नहीं होगी तो हमारे ब्लड में जब ये सॉल्यूशन जाएगा तो जो हमारे ब्लड के आरबीसी वगैरह हैं वो सब कोलैप्स हो जाएंगे, मर जाएंगे, और हमारी बॉडी भाई आरबीसी नहीं बचेंगे तो ऑक्सीजन कुछ भी नहीं बचेगा, इसीलिए हमारा जरूरी भी होता है। तो पहली कंडीशन में क्या है जब हमारा हाइपरटोनिक होगा तो हमारा 0.9 से ज्यादा होगा, और ज्यादा होगा तो सॉल्वेंट यानी कि हमारा जो सेल है उसके अंदर से जो सॉल्वेंट है वो बाहर मूव करेगा, और जब बाहर मूव करेगा तो सेल पिचक जाएगा श्रिंक। तो जब आप इसको डालोगे कोई सॉल्यूशन बना के आरबीसी सेल, तो अगर हमारा सेल श्रिंक हो गया इसका मतलब क्या है वो हमारा हाइपरटोनिक होगा। नॉर्मली आपने डाला और कुछ भी नहीं बदला, यानी कि दोनों के बीच सेम है, तो जब सेम है तो कोई भी मूवमेंट नहीं होगी तो वो हमारा आइसोटोनिक कहलाएगा, यानी कि जब नॉर्मल रहेगा सेल और ये हमारा बराबर होगा 0.9 का। अब हाइपरटोनिक में क्या होता है कि हाइपरटोनिक मतलब होता है कम, यानी कि अब जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया वो हमारा क्या है 0.9 से कम है, और जब 0.9 से कम है तो हमारा सेल के अंदर हो गया ज्यादा। अब हमने क्या देखा था कि सॉल्वेंट क्या है लो से कम की तरफ, तो जो बाहर कम है सॉइल में ज्यादा है तो बाहर से हमारा जितना फ्लूइड है वो सारा इसके अंदर आ जाएगा, और जब सेल के अंदर ज्यादा आ जाएगा तो सेल स्वेल यानी कि फूलना शुरू हो जाएगा, और जब ज्यादा फूल जाएगा तो ये वर्स्ट हो जाएगा यानी कि मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये भी नुकसानदायक है। तो आपको क्या करना है आरबीसी सेल इसमें डालनी है, आपको देखना है श्रिंक हुआ या स्वेल हुआ। श्रिंक हुआ तो हाइपरटोनिक, स्वेल हुआ तो हाइपरटोनिक, और नॉर्मल रहा तो आइसोटोनिक है। तो इस तरह आप इसको चेक कर सकते हो। अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी, यानी कि जो हमारी टोनिसिटी गड़बड़ है, यानी कि या तो वो हमारी हाइपर है या फिर हाइपो है, तो इन दोनों को आप क्रॉस यानी कि ठीक कैसे करोगे। भाई सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको ठीक भी तो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इफ द टोनिसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज नॉट आइसोटोनिक देन वी हैव टू मेक इट आइसोटोनिक, यानी कि अगर नहीं है तो हमें वो आइसोटोनिक बनाना पड़ेगा। और आइसोटोनिक बनाने के लिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 मेथड दिए हैं, क्वेश्चन में भी आएगा। पहले हमारे पास आता है फ्रीजिंग पॉइंट मेथड, और सेकंड हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर वेट मेथड। तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट में क्या होता है कि ये बेसिकली हमारा हाइपोटोनिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कब इस्तेमाल किया जाएगा जब जो हमारी कंडीशन थी वो 0.9 से कम है, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन बना वो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम एन से कम बनता है। तो इसके लिए आपको क्या है, अब नॉर्मली इसको वही देसी एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, हमेशा जो चलता आ रहा है। मान लो आप लोग सब्जी बना रहे हो, नॉर्मली मान लो, और सब्जी बना रहे हो और उसमें क्या हो गया नमक कम हो गया, और जब नमक कम हो गया तो नमक कम है यानी कि NaCl हमारा नमक ही तो है, तो नमक कम होगा तो क्या करोगे आप बाहर ऊपर से डाल दोगे, और जब ऊपर से नमक डाल दोगे तो हमारा सॉल्यूशन बराबर हो जाएगा। बस हमको ये पता लगाना है कि नमक डालना कितना है। वही अगर आपने ज्यादा डाल दिया तो भाई हाइपर हो जाएगा, तो इसलिए क्या आपको ये पता होना चाहिए कि नमक डालना कितना है, और उसी को पता लगाने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे नॉर्मली क्या है कि दिस मेथड यूज फॉर हाइपोटोनिक, यानी कि जब हमारा नमक कम है यानी कि NaCl कम है तब हम इस्तेमाल करेंगे। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, हमारा जो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl जो एडजस्टिंग सॉल्यूशन है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे आइसोटोनिक बनाने के लिए, और उसके लिए हमारा फॉर्मूला होता है वेट परसेंटेज इक्वल टू 0.52 माइनस A अपॉन B। अब वेट परसेंट में यहाँ पे क्या है हमें पता चल जाएगा कि हम अपने कौन सा मतलब जो हमारा NaCl है उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो अमाउंट ऑफ एडजस्टिंग वो हमको यहाँ पता चल जाएगा। अब ए हमको क्या करना है, ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट मेथड है तो बस हमको फ्रीजिंग पॉइंट लिखना है। तो जहाँ पे 0.52 लिख देंगे माइनस ए इक्वल टू हमारा होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ अनएडजस्टेड, यानी कि जो सॉल्यूशन हम बना रहे हैं ना उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर बी नंबर पे आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 1% सॉल्यूशन ऑफ एडजस्टिंग, यानी कि जो हमारा NaCl है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें यहाँ लिखना पड़ेगा जो 0.58 के बराबर होता है। तो इस तरह लेके आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो। अब एग्जाम्पल देखा जाए तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड है इज इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ड्रग प्लस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एडजस्टिंग जो हम एडजस्ट करेंगे अगर इसको देखा जाए। चलो एक एग्जाम्पल देख ही लेते हैं, अगर आएगा तो आप करके आ जाओगे। तो एग्जाम्पल क्या है कि फॉर 1% सॉल्यूशन ऑफ कोकेन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि हमें कोकेन हाइड्रोक्लोराइड के लिए पूरा यहाँ बताना है। तो आप पहले यहाँ बता दो कि आपको या तो गिवन होगा या आप किसी टीचर से पूछ लेना, जो आपका कोकेन हाइड्रोक्लोराइड है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो आपका होता है 0.09, ठीक है, ये आपको पता है। तो अब आपको क्या करना है फॉर्मूला यानी कि W परसेंटेज पुट कर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है कि 0.52 जो था माइनस जो आपका अनएडजस्ट है, यानी कि आपको कोकेन हाइड्रोक्लोराइड को एडजस्ट करना है। तो ये आपका कितना है
है 0.09 है तो वो यहाँ पे लिख दोगे। अब नीचे आपका जो NaCl है यानी कि जो एडजस्टेड है वो आप 0.58 लिख दोगे। जब इसको सॉल्व करोगे पूरा आपका निकल के आएगा 0.74% या फिर 0.74% है। इसका मतलब क्या है कि आपको 100 ml जो आपका ये पूरा सॉल्यूशन होगा उसमें 100 ml में आपको क्या करना है 0.74 ग्राम आप NaCl मिला दोगे तो ये जो आपका सॉल्यूशन है वो आपका क्या होगा, आपका बन जाएगा आइसोटोनिक। अब एक बात और याद रखना आप हमेशा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 1% है, मान लो यहाँ पे 1.5% सॉल्यूशन आता या मान लो 2.5 होता तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज आते हैं। आपको देन फ्रीजिंग पॉइंट ये सेम नहीं लिखना है क्योंकि ये 1% के लिए है। तो अगर 1% के लिए ये है तो आपको 1.5% के लिए क्या करना है, इस 0.09 में आप क्या कर दोगे, इंटू कर दोगे 1.5 का, यानी कि 1 के लिए 1.5 का इंटू कर दोगे, फिर जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो आप यहाँ पे पुट करोगे। अब मान लो आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको ये दे दिया कि जो 10% हमारा सॉल्यूशन होगा उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मान लो 10 है, तो फिर आपको क्या करना है और आपको 1.5% का बताना है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा कि 1% सॉल्यूशन का निकालना पड़ेगा, तो 1% का 1 होगा तो 1.5% का 1.5 होगा। तो इस तरह आप पहले इसको सॉल्व करोगे, देन आप जो है फाइनल यहाँ पे फॉर्मूले में पुट करोगे, तो ये आपका हो जाएगा मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से। देन सेकंड हमारे पास आता है मॉलिक्यूलर वेट मेथड। तो इसमें क्या है, ये बेसिकली हमारा हाइपरटोनिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे मान लो क्या है कि आपने NaCl यहाँ पे ज्यादा डाल दिया, भाई मैंने बोला आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ज्यादा डाल दिया, और जब ज्यादा डाल दिया तो ये हाइपरटोनिक बन गया। अब जब ये हाइपरटोनिक बन जाएगा देन आप क्या करोगे, देन आप इसमें या तो पानी डालोगे जिससे इसका थोड़ा अमाउंट बढ़ जाए, या आप थोड़ा घी वगैरह डालते हो कि हमारा जो नमक है वो थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है। मोस्टली केस में सबसे सिंपल क्या है, आप लोग वाटर डाल देते हो पानी, और पानी डाल के क्या कर सकते हो NaCl सॉल्यूशन को बराबर कर सकते हो, तो वो हमारे यहाँ पे हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा हाइपरटोनिक के लिए इस्तेमाल होगा, और इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ एडजस्टिंग सब्सटेंस जो आप यहाँ पे डालोगे वेट इक्वल टू 0.03 m/n, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो m आपका क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस है जो इस सब्सटेंस का आपको निकालना है, और n होगा नंबर ऑफ आयंस इनटू व्हिच दिस सब्सटेंस इज आयोनाइज्ड, यानी कि जिसमें सब्सटेंस हमारा आयोनाइज किया जा रहा है। तो ये फॉर्मूले में मेनली पुट करोगे। अब इसका एक एग्जांपल भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ NaCl रिक्वायर्ड, यहाँ डायरेक्टली NaCl का ही पूछ लिया है, तो हमें क्या बताना है कि NaCl की कंसंट्रेशन कितनी रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस अ सॉल्यूशन आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। अब आपको पता है कि ब्लड प्लाज्मा जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो 0.9% NaCl के बराबर है। तो अगर हमको क्या है NaCl को आइसोटोनिक बनाना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले NaCl का मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे, तो वो हमारा होगा 58.5 ग्राम। अब इसमें आयंस कितने होते हैं, तो आयंस मतलब क्या है कि वो कितने में टूट रहा है, तो जैसे आयंस NaCl है तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूट रहा है, तो सिंपली हमारे यहाँ पे 2 आयंस हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे परसेंटेज कैसे पुट करोगे, तो यहाँ पे 0.03 आप लगा दोगे। क्या बोल रहे, कहाँ से आया भाई, फॉर्मूले में दिया तो है 0.03, हाँ कंफ्यूज आते हो। देन यहाँ पे आपको लिखना है इसका मॉलिक्यूलर वेट, तो वो हमारा 58.5 ग्राम है, और देन आपको यहाँ पे लिखना है इसके आयंस, तो आयंस हमारे 2 थे। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारा लगभग आएगा 0.88%, और इसको राउंड फिगर करोगे तो 0.9% आएगा। और 0.9% का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपको 9 ग्राम NaCl को 1000 में, हाँ 1000 में ऐड करोगे, या इसको और लिखोगे तो 0.9 ग्राम आप NaCl को क्या करोगे, सिर्फ 100 ml पानी में डाल दोगे। तो इस तरह आप देखो 9 ग्राम को करोगे तो इसको डिवाइड करो 9 इंटू 1000 इंटू 100, तो एक ये कट गया, और यहाँ पे 9/10 रहता है, तो आपका 0.9% ही बनेगा। या डायरेक्टली आप 0.9 ग्राम NaCl को 100 ml में डाल दो तो आपका डायरेक्टली ये बन जाएगा। तो इस तरह आप इसको यहाँ पे बना सकते हो। बाकी सिंपल है, कंपाउंड का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो वहीं से आप जो है इसको यहाँ पे लिख सकते हो, मतलब सेम ही है। आप देखो जरूरी नहीं होता कि जब डिफरेंस आए तो आप इसी तरह डाल के लिखो, आप चाहो तो लिख सकते हो कि डिफरेंस में पहले आप बात करो तो सिंपल के बारे में सारी कहानी, जब आप कंपाउंड के बारे में बात करो तो तब भी आपको जो है मार्क्स मिल ही जाएंगे। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एलिगेशन मेथड और प्रूफ स्प्रेड के बारे में। अब देखो ये हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, और यही एक्चुअल में हमारे न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। तो कहने की बात है कि भाई सबके लिए नहीं होता, लेकिन मेरा मानना है कि भाई सबके लिए है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। अगर एक बार आपके समझ में आ गया ना, तो देखो न्यूमेरिकल आपको पता है कि जस्ट सॉल्व करना है, आपको ना रट्टा लगाना, कुछ याद करना है, जस्ट सॉल्व करना है, फॉर्मूला याद करके, सिर्फ फॉर्मूला याद करना है, आपको सॉल्व करना है, और ये 7 नंबर में आता है एग्जाम में, तो आपका एकदम ही सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम बात करते हैं, इसमें 2 हैं हमारे एलिगेशन मेथड के बारे में। अब देखो एलिगेशन मेथड एक्चुअल में क्या कहता है, अब मैं इसका एग्जांपल आपको समझाता हूं। तो मान लो यहाँ पे कि हमारे ये है एल्कोहल के सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको क्या करना है ना, एक एल्कोहल का सॉल्यूशन बनाना है जो 60% वेट बाई वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल का सॉल्यूशन होगा 60%। अब 60% का मतलब आप नॉर्मल जानते हो कि यहाँ पे आपका जो 60 ml होगा एल्कोहल, वो आपके 100 ml पानी में मिला होगा, तब जाके आपका 60% वाला ये सॉल्यूशन बना होगा। तो ये हमारा एल्कोहल आपको तैयार करना है, लेकिन आपको ऐसे ऐड नहीं करना है कि आपको डायरेक्ट एल्कोहल को पानी में नहीं मिलाना है। आपको क्या करना है कि अब इसी के जैसे, यानी कि एल्कोहल के ही हमारे 2 एल्कोहल और यहाँ बने हुए सॉल्यूशन है,
एक हमारा है 70% एल्कोहल वाला और एक है 50% एल्कोहल वाला। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा जो इसका स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी हाई है, यानी कि ताकत थोड़ी हाई है कि 70% है। एक इसके मुकाबले देखा जाए तो इसकी ताकत थोड़ी कम है कि इसकी स्ट्रेंथ सिर्फ 50% है। तो अब आपको क्या करना है कि कुछ अमाउंट इसमें से लेना है, कुछ अमाउंट इसमें से लेना है और इन दोनों को मिला के आपको एक ऐसा सॉल्यूशन तैयार करना है जिसकी जो कंसंट्रेशन है या जो यहाँ पे सॉल्यूशन है वो 60% हो। यानी कि आप समझ रहे हो कि आपको 70% एल्कोहल और 50% एल्कोहल में से कितना कितना अमाउंट लेना है कि जो नया सॉल्यूशन आप बनाओगे वो 60% एल्कोहल भरा बने। तो इसको पता लगाने में हमारी हेल्प करता है एलिगेशन मेथड। अभी आपके दिमाग से एकदम जा रहा होगा कि सर कैसे बनाएंगे, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तब आप समझ जाओगे, बाकी समझ गए होगे कि एलिगेशन मेथड का काम क्या होता है। तो सिंपली अगर डिफाइन करें तो इट इज अ मेथड, एक मेथड है विच इंक्लूड द कैलकुलेशन, ये हमारी कैलकुलेशन को इंक्लूड करता है, ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू सिमिलर प्रिपरेशन। देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों हमारी सिमिलर प्रिपरेशन है, अल्कोहल और ये हमारा अल्कोहल, दोनों सिमिलर प्रिपरेशन है ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ। बस हमने यहाँ क्या स्ट्रेंथ अलग है, एक की मान लो हमारी 70% है, एक की 50% है, टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ। और इन दोनों को बनाने के बाद मोस्टली हमारी इंटरमीडिएट बनेगी, क्योंकि एक आप ज्यादा ऐड कर रहे हो, कम ऐड करोगे तो इंटरमीडिएट हमारी बनेगी। अब एग्जाम्पल हमने देख लिया, जैसे 70% एल्कोहल है, 50% एल्कोहल है, दोनों को मिला के हमने 60% एल्कोहल बनाया। तो हमको ये पता लगाना है कि हमने इस एल्कोहल का कितना वॉल्यूम इस्तेमाल किया, ये एक्चुअल में हमको पता लगाना होता है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आएगा। फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, ये आपको पता लगानी है, इज इक्वल टू वॉल्यूम रिक्वायर्ड, यानी कि आपको कितनी वॉल्यूम की जरूरत है, इनटू परसेंटेज कितना रिक्वायर्ड है, अपॉन परसेंटेज टोटल, यानी कि टोटल परसेंटेज कितना है। सॉल्व करोगे आपको ये फॉर्मूला भी समझ आ जाएगा। अब इसको निकालने से पहले आपको ये समझना होगा कि जैसे जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा, आपके सामने दो परसेंटेज होंगी, एक आपके सामने होगी स्ट्रॉन्ग वाली, एक होगी लोअर वाली। जो मैंने दिखाई कि मान लो एक आपके सामने स्ट्रॉन्ग वाली है, एक लोअर वाली है, तो क्या करोगे आप 70 वाली यहाँ पे ऐड करोगे स्ट्रॉन्ग में और 50 वाली यहाँ पे लोअर में डाल दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि आपको बनानी कितनी है, तो बनानी हमको कितनी है 60 है, तो वो रिक्वायर्ड वाली आप यहाँ पे डाल दोगे। अब इसके बाद क्या करना है, आप जब इसको डालने के बाद अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो हमेशा जो स्ट्रॉन्ग है ना, यानी कि एक तरह से मान लो बड़े में से छोटा घटाना है। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग 70 है और रिक्वायर्ड 60 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे 70 माइनस 60 करोगे, क्या करोगे 70 माइनस 60 करोगे। अब इधर देखा जाए तो इधर रिक्वायर्ड 50 है और यहाँ पे हमें कम बनानी होती है, यहाँ पे तो सॉरी रिक्वायर्ड हमारी 60 है और लोअर परसेंट हमारी 50 है, तो रिक्वायर्ड यहाँ ज़्यादा होगी, तो आप यहाँ पे रिक्वायर्ड में से लो वाले को माइनस करोगे। तो हमेशा आप एक ज़्यादा क्वांटिटी में से कम को माइनस करोगे। तो इधर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग 70 थी, रिक्वायर्ड हमारी 60 थी, तो 70 में से 60 माइनस की। इधर हमारी देखा जाए तो लोअर हमारी 50 है, रिक्वायर्ड तो हमारी 60 ही है, तो यहाँ पे हम रिक्वायर्ड में से लो को माइनस करेंगे, तो इस तरह हमारी वैल्यू यहाँ पे 2 निकल के आएंगे। अब एक फंडा क्या होता है कि जो वैल्यू हमारी निकली है, तो जिसके सामने ऐसा नहीं है कि हमने इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो हमारी इसकी निकलेगी, नहीं, यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी हमारी लोअर परसेंटेज वाले की, और जब हमने इसमें से इसको माइनस करके इधर निकाला तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी स्ट्रॉन्गर परसेंटेज वाले की। तो इस तरह यहाँ पे वैल्यू निकलती है। अब बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया होगा, तो हम डायरेक्टली अपने फॉर्मूले को एग्जांपल से समझते हैं, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पहला एग्जांपल आता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 25% इन वाटर। अब देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन तब होगा जब आप क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। सिंपली क्या बोला, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल। अब यहीं से क्वेश्चन आप क्या करोगे, 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड, तो आपको लगेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसकी तो हमको अमाउंट निकालनी है। तो ये हो गया कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल, तो इसको यहीं पे कॉमा लगा देंगे। देन इसके बाद क्या, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यानी कि हमको एक्चुअल में ये प्रिपेयर करना है, क्या प्रिपेयर करना है, 600 ml ऑफ 25% वाटर, 25% इन वाटर। यानी कि यहाँ पे हमने यहाँ पे एल्कोहल और वाटर दो अलग अलग हमने एक्चुअल में लिया, यानी कि हमको वाटर में ऐड करना है, इसको कितना ऐड करना है वाटर में। तो अब सिंपल देखो यहाँ पे क्या है, हमारा अमाउंट ऑफ हाई कितना है 95% है, यानी कि इधर हमारा ये 70 की जगह क्या होगा, एक्चुअल में 95% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, हमको रिक्वायर्ड कितना है 25%, तो यहाँ रिक्वायर्ड 60 की जगह क्या है 25% रिक्वायर्ड है। अब कितने में, तो हमको यहाँ पे 600 ml वाटर में जो है इसको ऐड करना है, तो ये हमारा इसका अमाउंट। तो हमको दो बातें पता चल गई यहाँ पे। अब थर्ड हमारे यहाँ पे आता है कि यहाँ पे ये चीज आती है, लेकिन यहाँ पे ये दिया ही नहीं है। इन्होंने क्या किया, केवल सिंपल हमको एक एल्कोहल ही निकालना है। तो जब ये नहीं दिया तो हम इसकी क्या वैल्यू 0 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया ही नहीं है। आगे दिया भी होगा तो हम बात करेंगे, हमारी ये मर्जी है कि हम कितने एल्कोहल ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या है, केवल एक एल्कोहल लिया 95% वाला। जब ये नहीं दिया तो हम इसको क्या मान लेंगे, 0 मार देंगे। तो अब बस अपनी वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग परसेंटेज था, तो स्ट्रॉन्ग में हमारा 95 हो गया। लोअर परसेंटेज हमें यहाँ पे दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई बताया नहीं, तो यहाँ पे 0 हो गया। अब रिक्वायर्ड देखो यहाँ पे क्या है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, यानी कि जो हमको बनाना होगा ना वो रिक्वायर्ड में आएगा। तो 25% बनाना, तो यहाँ पे हमने 25% ले लिया। अब वही फॉर्मूला ज्यादा से कम है, तो 95 से 25 माइनस करो 70 पार्ट, यानी कि हमको यहाँ 70 पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 25
25 से 0 माइनस करेंगे तो 25 पार्ट आ जाएगा। तो हमें क्या है, इधर जो 95% वाला जो अल्कोहल है इसका हमें 25%, मैंने क्या बोला, सामने वाला हमेशा होगा और इधर सामने वाला होगा। तो इधर 95% का हम क्या करेंगे, 25% मतलब 25% पार्ट इस्तेमाल करेंगे 95% अल्कोहल का, और इधर 70 पार्ट हमारा हो जाएगा वाटर का। ये केवल कहने की बात है, वैसे इसका कोई अभी रोल नहीं है क्योंकि हमें ओवरऑल में मिलाना ही है। तो अब हमको ये देखना है, जब आप ये निकाल लो ना, पहला स्टेप क्या करना है, आपको पता लगाना है कौन सा हाइयर है, कौन सा लोअर है और कौन सा रिक्वायर्ड है। जब ये तीनों बातें आपको पता चल जाएंगी देन आप इस फॉर्मूले में पुट करके इनकी वैल्यू निकाल लो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या करना है, ध्यान से सुनो, आपको जो इसके सामने वाला पार्ट है वो ये होगा और इसके सामने वाला जो पार्ट है वो ये होगा। सेकंड स्टेप। थर्ड, अब आपको क्या करना है, इनको प्लस कर देना है ओवर। तो जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो टोटल हमारे पास आता है 95 पार्ट। जब ये निकल आएगा देन आपकी आ रही आती है फॉर्मूले की। तो फॉर्मूले क्या, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, यानी कि एल्कोहल कितना था। तो वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल के लिए आपको यहाँ लिखना है वॉल्यूम रिक्वायर्ड। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड हमको क्या है, 600 ml बनाना है, तो आप यहाँ पे क्या है 600 ml लिख दोगे। अब सेकंड आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये वाला परसेंटेज रिक्वायर्ड। अब इस परसेंटेज रिक्वायर्ड में आपको क्या लिखना है कि आपको कौन सा परसेंटेज यहाँ पे बनाना है। तो 25% बनाना है, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे ये जो 25% है ना, इसको यहाँ पे नहीं उतारा है। ये कंफ्यूजन अगर आपको हो गया तो आप अगला क्वेश्चन गलत कर दोगे। ये नहीं है, आपको क्या करना है कि आपने 25% माइनस करके जो ये थी, यानी कि हमको किसका अमाउंट निकालना है, हमको 95% एल्कोहल का अमाउंट निकालना है ना। तो जिसका अमाउंट निकालना है उसके कितने पार्ट्स निकले हैं उसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है कि अमाउंट ऑफ 95% एल्कोहल है, तो इसका कितना पार्ट निकला, हमने कहा सामने, तो यहाँ पे 25 निकला, तो वो 25 हमने यहाँ पे पुट कर दिया और यहाँ पे 95 पुट कर देंगे। और जब ये नीचे हमारा आता है टोटल की परसेंटेज, टोटल कितना है, तो यहाँ पे जो हमारे पार्ट्स टोटल है वो कितने हैं, 25 और यहाँ पे 70, तो हमारा 95% टोटल यहाँ पे। तो आपको याद रहे इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कि यहाँ पे जो पार्ट्स आपको उसके लिखने हैं जिसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे पार्ट्स रिक्वायर्ड कैलकुलेट वाले का, ठीक है। और यहाँ पे टोटल हमारे कितने पार्ट्स होंगे वो टोटल आपको लिखना है। तो टोटल हमारा 95 था, यहाँ पे हमें 25 यानी कि 95%, इसी की तो अमाउंट निकालनी कि 95% एल्कोहल का कितना अमाउंट हमको चाहिए, तो उसका 25% पार्ट चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे टोटल हमारा इतना था और 600 ml चाहिए। जब सॉल्व करोगे आपके सामने 157.89 आएगा और इसको अगर वो करोगे तो 158 ml, यानी कि आप जो यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन बनाओगे तो आपको ये सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या चाहिए कि आपको 600 ml जो आपका पानी होगा उसमें आप 158 ml एल्कोहल को मिला दोगे, 95% वाले एल्कोहल को, तो आपका जो सॉल्यूशन है वो 25% में बनके तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आपको ये यहाँ पे बनाना है। तो अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो मैंने डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पेपर से उठाया है। तो यहाँ पे क्या करना है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच 70%, 60%, 40%, 30% एल्कोहल टू बी मिक्स टू गेट 450 ml ऑफ 50% एल्कोहल। यानी कि नॉर्मली अब यहाँ पे आप ध्यान दो, तो जैसे हमारा यहाँ पे क्या था कि हमको केवल एक चाहिए होता था, यानी कि हम यहाँ पे 2 ले रहे थे, 70%, 50%, लेकिन यहाँ पे हमने एल्कोहल के 4 सॉल्यूशन लिए। तो 4 में क्या है, पहला हमारा 70% है, 60% है, 40% है और 30% है, 4 सॉल्यूशन लिए हैं। अब हमको बनाना क्या है, हमको 50% एल्कोहल बनाना है, कितना, 450 ml में। तो बस वही आपको पता है फॉर्मूला कि आपको रिक्वायर्ड वाला बीच में लिखना है, तो आपको जो बनाना है 50% वो आपने यहाँ लिख दिया। अब ये जब 4 होंगे ना, चलो ये तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि ज़्यादा कम कम कम, अगर ये ऐसे ना लिखे होते, मान लो इन्होंने लिखा होता पहले 30, फिर 70, फिर 40, फिर 60, तो आप इनको अरेंज करते। तो आपको अरेंज कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे बड़ा ऊपर फिर छोटा, यानी कि 70, 60, 40, 30, इस तरह अरेंज करोगे। और यहाँ पे अब वही आपको पता है कि ज़्यादा में से कम घटाना है, तो इधर आप घटाओगे, 70 में से 50 घटाओगे तो आपका 20 पार्ट निकलेगा, फिर 60 में से 50 घटाओगे आपका 10 पार्ट, फिर 40 में से 50, तो यहाँ पे 50 में से 40 घटेगा तो आपका 10 पार्ट, और 50 में से 30 घटेगा तो आपका 20 पार्ट निकलेगा। अब वही मैंने आपको बताया कि ये सामने सामने वाला होगा, तो ये जो 20 पार्ट है ये आपके 70% एल्कोहल का आपको 20 पार्ट लेना है, 60% एल्कोहल का आपको 10 पार्ट लेना है, 40% एल्कोहल का आपको 10 पार्ट लेना है, और 30% एल्कोहल का आपको 20 पार्ट लेना है। तो अगर मैं अब आपको यहाँ पे एक बार लॉजिकल समझाऊं तो सिंपल क्या है कि मान लो आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाना है ये वाला, और ये सॉल्यूशन आपका 50% वाला एल्कोहल होगा, और ये सॉल्यूशन पूरा 450 ml आपको बनाना है, यानी कि टोटल 450, ये भी पता होना चाहिए कि कितना ml बनाना है, तो टोटल आपको ये 450 ml बनाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या इन्होंने बोला कि आपको 450 ml 50% का एल्कोहल बनाना है, तो उसके लिए आपको 70%, 60%, 40%, 30% वाला जो एल्कोहल है उसमें से कितनी कितनी वॉल्यूम या अमाउंट लेनी पड़ेगी वो हमको मेजर करनी है, और एंड में हम वही यहाँ देखने वाले हैं। तो सबका पार्ट आपको पता चल गया। अब मैंने बोला कि टोटल पार्ट आप काउंट कर लो, तो टोटल पार्ट आपका कितना निकला है, 60 निकला है। अब हम एक एक करके, हमें इन चारों का एक एक करके पता लगाना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं कि अब जब मैं 70% जो एल्कोहल है उसके लिए कितनी वॉल्यूम चाहिए, तो वही मैंने यहाँ क्या बोला कि आपको टोटल एमएल कितना चाहिए, आपको 450, यानी कि ये होता नहीं, टोटल आपको चाहिए, तो टोटल आपको 450 चाहिए। अब 70% जो है इसका कितना पार्ट आपको लेना है,
20 पार्ट, तो आपको सिर्फ 20 पार्ट लेना है। और नीचे आपका क्या है, टोटल आपका 60 है तो 60 कर दोगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगा, सॉल्व करोगे 150। यानी कि सिंपल फंडा है, जो आपको ये पूरा 450 ml बनाना है 50% एल्कोहल का, तो जो 70% वाला एल्कोहल है उसका सिर्फ आपको 150 ml लेना है। अब नेक्स्ट हम बात करें 60% वाले की, तो 60% पे आपका 10 पार्ट लेना है, तो 60% का हम यहाँ पे 10 पार्ट लिख देंगे और 450, और नीचे आपका जो टोटल पार्ट हमारा 60 है वो लिख दोगे, तो आपका इसको सॉल्व करोगे 75 ml, यानी कि जो 60% वाला एल्कोहल है उसका 75 ml आपको लेना है। देन आपका 40% वाला निकालोगे तो इसका 10 पार्ट है, तो भाई सॉल्व करोगे सेम वैल्यू हमारी 75 ml निकल के आएगी। और जो 30% वाला है, जब इसको सॉल्व करोगे तो 900 सेम वैल्यू 150 ml निकल के आएगी। यानी कि आपको इन सब, यानी कि 40% वाला एल्कोहल उसका 75 ml लेना है, और जो 30% एल्कोहल उसका 150 ml लेना है। और जब आप इन सबको, यानी कि अगर आप टोटल इन सबको कैलकुलेट करके देखोगे ना, तो आपका सॉल्यूशन कितना बनेगा, 450 ml। यानी कि जब आपको ये सॉल्यूशन ऑफ 50% बनाना है तो आपको क्या करना है, 70% एल्कोहल से 150 ml लो, 60% एल्कोहल से 75 ml लो, 40% से 75 लो, 30% से 150 लो, और इन सबको आपस में मिला दो, और आपका 50% वाला जो है 450 ml का सॉल्यूशन बनके तैयार हो जाएगा। तो आई होप अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत सिंपल था, एग्जाम में आएगा तो बस थोड़ा बना के, यानी कि आपको ये सब थोड़ी इसकी लैंग्वेज बना के लिख के आनी पड़ेगी कि बी रिक्वायर्ड दिस रिक्वायर्ड वाला ये वो है, तब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि केवल इसका इतने मार्क्स नहीं देंगे। सॉल्व आपने अच्छा किया, लेकिन एक एक को अच्छे से करके आओगे। आपको यहाँ पे पहले ये वाला फॉर्मूला, यानी कि आप पहले ये लिख दोगे कि फॉर्मूला आपको ये यूज करना है, फिर ये मतलब पूरा, उसके बाद आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये दोनों आप यहाँ पे लिखोगे। देन आप इसको अप्लाई करोगे, और अप्लाई करने के बाद आप एक एक सेपरेट लिखोगे कि फॉर 70% वी रिक्वायर 20 पार्ट ऑफ 70%, for 60% we require 10 parts, for 40% we require 10 parts out of 60, और for 30% we require 20 parts out of 60। देन आप कैलकुलेट करोगे, नाउ फॉर रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, तो फॉर 70% आप ये फॉर्मूला पहले लिख देना, फिर आप लिखोगे फॉर 70% वी रिक्वायर्ड 150 ml, यानी कि आपको 150 ml चाहिए, फॉर 60% ये चाहिए। तो इस तरह आप लैंग्वेज बना के लिख के आओगे, तब आपको इसमें 7 नंबर पूरे मिलेंगे, और 2-3 पेज आप भर के आ सकते हो। तो ये हो गया पूरा आपका एलिगेशन मेथड के बारे में। बाकी इसमें एक और मेथड हमारा आता है अल्कोहल डाइल्यूशन। तो इसमें सिंपल आपको अल्कोहल को मिक्स करना है, तो जैसे वॉल्यूम ऑफ स्ट्रॉन्ग परसेंटेज लिख दो, नीचे वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड है, इधर परसेंटेज हाई लोअर वाला, इधर हाई वाला। तो सिंपल हम अगर पहले वाला एग्जांपल समझे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 600 ml ऑफ 25%। तो यहाँ पे क्या है, कितना आपको स्ट्रॉन्ग वाला आपको यहाँ पे निकालना है कि स्ट्रॉन्ग वाले की कितनी अमाउंट चाहिए, वही तो निकालना चाहिए। हमने एक्स ले ली, इसको वॉल्यूम हमको कितना 600 ml बनाना है, परसेंटेज हमको रिक्वायर्ड कितना 25%, और हाइयर परसेंट कितना 95। इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक किए तो एक्स इक्वल टू 600 इंटू 25.95। तो आपकी जो वॉल्यूम निकली वो निकली है 157.89, और इसको ओवरकम पूरा कर देंगे तो 158.5 ml। यानी कि स्टार्टिंग में देखो यही हमने जहाँ लिया, तो इस मेथड से भी हमारा क्या है, यही सेम निकल के आ रहा था। तो देखा था ये मेथड भी हमारा काम का है, लेकिन यही मेन है, इसको आप लोग करके जाना है एलिगेशन मेथड वाला। अब लास्ट हमारा आता है प्रूफ स्प्रेड के बारे में। तो देखो जो हम अब तक जो है एल्कोहल को पानी में मिला रहे थे सॉल्यूशन, जैसे हमने एग्जांपल के लिए देखा कि 70% एल्कोहल है, तो इसमें क्या है कि जो हमारा 70 ml एल्कोहल होगा वो हमारे 100 ml पानी में मिला होगा, तब ये 70% बना है। तो इसी तरह हमारी प्रूफ स्प्रेड क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, यानी कि एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है, इन विच एल्कोहल स्ट्रेंथ इज जनरली कैलकुलेटेड इन टर्म ऑफ प्रूफ स्प्रेड। यानी कि हम एल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है उसको प्रूफ स्प्रेड के टर्म पे करते हैं। अब इट इज यूज फॉर पर्पज ऑफ एक्साइज ड्यूटी दैट इज टैक्स ऑन एल्कोहल सेल। यानी कि जैसे एल्कोहल वगैरह बिकता है ना, तो नॉर्मली हमने क्या देखा है कि जो दारू वाला, यानी कि जो नॉर्मली इंजॉयमेंट के लिए लोग लेते हैं, वो उस पर टैक्स ज्यादा लगता है और वो महंगा होता है। लेकिन जो नॉर्मली दवाई पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एल्कोहल थोड़ा सा हमको सस्ता मिलता है। तो अगर यूएसए में देखा जाए तो 50% ले वॉल्यूम एल्कोहल, मतलब 100% प्रूफ स्प्रेड के लिए कंसीडर किया जाता है। लेकिन हम बात करेंगे इंडिया में, तो अगर इंडिया में बात की जाए तो 57.1 वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, ये हमारा इथाइल एल्कोहल होता है, आर कंसीडर इक्वल टू दी 100 वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट। यानी कि नॉर्मली जो हमारे प्रूफ स्प्रिट है ना, वो हमारा वो एल्कोहल है जिसको हम कब बोलेंगे कि वो 100% एल्कोहल है, जब हमारा क्या करेंगे कि 100 ml जो हमारा लिक्विड होगा या फिर पानी होगा, उसमें हम 57.1 वॉल्यूम 57.1 ml हम एल्कोहल को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो सिंपल क्या है कि कोई भी हमारा जो एल्कोहलिक सॉल्यूशन है जिसमें क्या है 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल प्रेजेंट होगा, वो हमारी प्रूफ स्प्रिट कहलाती है। तो जब आपकी केवल डेफिनेशन आए ना, तो आप यही लिख के आना, ये मैंने पूरे लॉन्ग के अकॉर्डिंग बताया। तो आए लिखिए कहना कि कोई भी हमारा सॉल्यूशन जो है एल्कोहलिक सॉल्यूशन जिसमें 57.1% वेट बाई वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का एल्कोहल प्रेजेंट है, तो वो प्रूफ स्प्रिट कहलाएगा। यानी कि नॉर्मल देखा जाए तो 100% जो हमारी प्रूफ स्प्रिट है वो क्या कहलाएगी, 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब ये बेसिकली हमारी दो टाइप की होगी। अब सिंपल यहाँ पे मतलब भी आपको पता चल गया होगा कि हम क्या करेंगे, 57.1
ml एल्कोहल को क्या करेंगे, डिसॉल्व कर देंगे हम 100 ml वाटर में, तब हमारी बनेगी 57.1% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम की एल्कोहल। इसी को हम प्रूफ स्प्रिट बोल देते हैं। अब ये बेसिकली हमारी दो तरीके की होती है। अब मान लो कि हमने ये सॉल्यूशन तैयार किया और इस सॉल्यूशन में जो हमारी एल्कोहल की स्ट्रेंथ है वो हमारी इससे ज़्यादा हो गई, यानी कि 57 ज़्यादा हो गई, तो उसको हम बोलेंगे ओवर प्रूफ, यानी कि ओपी इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर हमारी जो एल्कोहल की स्ट्रेंथ है वो हमारी 57.1% से कम होगी तो उसको हम बोलेंगे अंडर प्रूफ और उसको हम इससे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारी होगी प्रूफ स्प्लिट के बारे में यहाँ से। और ये इसके दो टाइप भी आपने देख लिए। अब इसमें क्वेश्चन वैसे कभी बनता नहीं, जनरली आएगा तो कन्वर्जन के ऊपर आता है कि आपको नॉर्मल मतलब इसमें कन्वर्ट करना होता है। तो एग्जांपल मान लो आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम एल्कोहल को प्रूफ स्प्रिट में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि जैसे हमारी जो 57.1% जो वॉल्यूम एल्कोहल है वो 100% हमारी होती है प्रूफ स्प्रिट। तो अगर हम 1% को देखेंगे तो 100% हमारा निकल के आएगा ये, ठीक है। तो 1% के लिए हमारा इतना वॉल्यूम ऑफ प्रूफ स्प्रिट निकल के आता है। तो हमारी जो 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है इसमें क्या करेंगे 90, अब एक के लिए हमारा ये था तो 90 के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी ये वॉल्यूम निकल के आएगी। अब जब इसको हम -100 करके देखें, क्योंकि परसेंटेज हमको हटाना है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमारा 57.77 निकल के आएगा। सॉरी, परसेंटेज के लिए नहीं है, वैसे फॉर्मूले में है। तो हमारी ये निकल के आएगी। अब हमारी 57.1% होनी चाहिए, लेकिन ये 57.77 निकल के आई है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ओवर प्रूफ कहलाती है। अब यही बात करें फॉर 70% के लिए, तो 70% इंटू ये हम एक के लिए जानेंगे, ये -100 करेंगे 22, तो ये हमारी अंडर प्रूफ निकलेगी। तो ये दोनों, यानी कि अगर हम यहाँ बात करें कन्वर्ट करें तो जो 90% वाला ये हमारा ओवर प्रूफ में आ रहा है और जो हमारा 70% वाला है वो हमारा अंडर प्रूफ में आ रहा है। तो इसका न्यूमेरिकल आप छोड़ देना, इसको 2 नंबर के अकॉर्डिंग आप देख लेना जब भी आए। और अगर लॉन्ग के अकॉर्डिंग आता है तो पहले ये डिफाइन करना, ये दोनों बातें लिखना, इधर ये लिख के आना, और एक ये कन्वर्जन वाला भी आप एक एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो। तो ये था हमारा कंप्लीट प्रूफ स्प्लिट के बारे में। ज्यादा बड़े में ये नहीं आता, 2 नंबर के अकॉर्डिंग मोस्टली आता है। तो आई होप अब आपको यूनिट सेकंड पूरी समझ आ गई होगी। देखो वैसे तो ये कम में हो जाती है, लेकिन जो न्यूमेरिकल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब वो मर्जी है, देखो मैंने आपको करा दिया, आप करो, समझो, अच्छा हो तो भाई एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। बाकी आई होप अब आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बताएं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मैं थैंक यू, टेक केयर, आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। और PDF आपको केवल फार्मा ऐप पे देखने को मिल जाएगी।